नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनीत वर्मा पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट के जो प्रशासनिक विधि है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के हम वो सारे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके सेमेस्टर के एग्जाम में आएंगे, और वो हम ऐसे टॉपिक पे भी बात करेंगे जो आपके यूजीसी नेट की परीक्षा में क्वेश्चन वहाँ से बन रहे हैं हर बार प्रशासनिक विधि के। और उसके साथ बिहार जुडिशरी के प्री और मेंस के एग्जाम में जो प्रशासनिक विधि से क्वेश्चन बन रहे हैं वहाँ पे भी हम बात करेंगे। तो प्रशासनिक विधि की शुरुआत करने से पहले हम प्रशासनिक विधि के मोटिवेशन कोट के साथ हम शुरुआत करेंगे। और देखें आप सभी अपने स्क्रीन पर कि मोटिवेशनल कोट क्या है जो प्रशासनिक विधि से संबंधित है। सच्चा प्रशासन वो नहीं है जो सत्ता से डराए, बल्कि वह है जो न्याय से प्रेरित हो। यानी प्रशासन वही सच्चा हो जो सत्ता से डराए ना, और वो न्याय से प्रेरित होना चाहिए। यानी कि न्याय वही है जो विधि की मर्यादा में सबको समान रूप से मिले, वही हमारा सच्चा प्रशासन है, वही हमारे लिए न्याय की बात करेगा। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे हम प्रशासनिक विधि के सिलेबस से। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे प्रशासनिक विधि, संवैधानिक विधि और राज्य व्यवस्था। तो संवैधानिक विधि क्या होती है, संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है और प्रशासनिक विधि क्या है। तो संविधान में वे सिद्धांत दिए जाते हैं जिसके आधार पर शासन संचालित किया जाए या स्थिर होता है। यानी संविधान क्या होता है, तो संविधान में वो सिद्धांत बताए जाते हैं जिसके आधार पर शासन संचालित किया जाता है या शासन टिका होता है। जबकि राज्य व्यवस्था जब संविधान में दिए गए सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लाया जाता है तो इसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है। यानी राज्य व्यवस्था क्या है, तो राज्य व्यवस्था जब संविधान में दिए गए सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लाया जाता है तो उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो प्रशासनिक विधि क्या होती है देखते हैं। प्रशासनिक विधि जब इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लाया जाता है तो इसकी वैधता का निर्धारण प्रशासनिक विधि के अधीन किया जाता है। यानी प्रशासनिक विधि क्या है, प्रशासनिक विधि जब इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लाया जाता है, किन सिद्धांतों के लिए, जो संविधान में दिए गए हैं, जो राज्य व्यवस्था के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जब उसको व्यवहारिक रूप में ले जाता है तो उनकी वैधता का निर्धारण कौन सी विधि करती है, तो प्रशासनिक विधि क्या करती है। तो यहाँ पे आप सभी ने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन में वे सिद्धांत दिए गए हैं जिसके आधार पर शासन संचालित किया जाता है या स्थिर होता है। पॉलिटी वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लाए तो उसे राज्य व्यवस्था कहा जाता है या गतिशील होती है। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब इन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में लाया जाता है तो इसकी वैधता का निर्धारण करती है, तो वो प्रशासनिक विधि के अधीन किया जाता है। ये सभी को क्लियर होगा। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे किस किस टॉपिक को यहाँ पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पे आपको मैं समय ज़्यादा नहीं हमारे पास, इसलिए मैं यहाँ पे टॉपिक की बात ना करके हम डायरेक्ट जाके लेक्चर पे बात करेंगे। तो यहाँ पे आप सभी के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि संवैधानिक विधि क्या है और प्रशासनिक विधि क्या है। तो कीथ महोदय ने कहा है कि प्रशासनिक विधि को संवैधानिक विधि से अलग करना तार्किक रूप से असंभव है। ऐसा करने के लिए प्रयास जो होंगे वो बनावटी होंगे। यानी कि इनका कहना है कि प्रशासनिक विधि को संवैधानिक विधि से नहीं अलग किया जा सकता है। अगर कोई इसको तार्किक रूप से अलग भी कर रहा है तो ये असंभव है, और ऐसा करने के सभी प्रयास क्या होंगे, बनावटी होंगे। ये बात प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि को जब अलग विधि के रूप में, जब ये पहले शुरुआत में आप सभी को पता होगा कि प्रशासनिक विधि संवैधानिक विधि का भाग ही माना जाता था, और उसी बात को कहते हुए यहाँ पर कीथ महोदय कहते हैं कि प्रशासनिक विधि को संवैधानिक विधि से अलग करना तार्किक रूप से असंभव है। ऐसा करने के सभी प्रयास क्या होंगे, बनावटी होंगे। और हम देखेंगे अब प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में अंतर क्या है। तो पहला अंतर आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि संवैधानिक विधि उन सिद्धांतों का वर्णन करती है जिस आधार पर शासन चलाया जाता है, जबकि प्रशासनिक विधि उस व्यवहार की वर्णन करती है जिसके आधार पर शासन चलाया जाता है। तो पहला अंतर आप सभी ने देखा कि संवैधानिक विधि सिद्धांतों का वर्णन करती है, जबकि प्रशासनिक विधि उस व्यवहार की बात करती है जिसके आधार पर शासन चलाया जाता है। दूसरा अंतर क्या है कि जो संवैधानिक विधि सरकार की संरचना पर ध्यान देती है, जबकि सरकार की संरचना कैसी होगी इसकी बात कौन करेगा, और वो प्रशासनिक विधि करेगी, इस बात पे जोर करती है। तीसरा हम देखेंगे कि प्रशासनिक जो संवैधानिक विधि की संरचना जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो संरचना प्रधान होती है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो होती है वो क्रिया प्रधान होती है। यानी संवैधानिक विधि संरचना प्रधान होती है और प्रशासनिक विधि जो होती है वो क्या होती है, क्रिया प्रधान होती है, यानी गतिशील होती है। यानी एक स्ट्रक्चर बताती है तो दूसरी उसके क्या है, प्रोसेस को बताती है, क्रिया को बताती है।
फिर हम अगला चौथा जो हम अंतर देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ विधि शासन के गठन एवं कार्यों पर ध्यान देती है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ विधि शासन के प्राधिकारियों के कार्यों पर भी ध्यान देती है। यानी कि ये बात कर रहे हैं कि संवैधानिक विधि जो है वो गठन एवं कार्य पर ध्यान देती है और प्रशासनिक विधि जो है वो प्राधिकारियों के जो है कर्तव्यों पर ध्यान देती है। अगला अंतर हमारा जो है कहते हैं कि संवैधानिक व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देती है, जबकि प्रशासनिक जो विधि है वो लोक अधिकारों पर बल देती है। अगला अंतर हम देखेंगे कि इंग्लैंड के सिवाय जो संवैधानिक विधि है वो सोर्स किसका है, वो क्या है, वो संविधान से होता है, जबकि यानी कि जो संविधान होता है वो लिखित रूप में होता है, जबकि प्रशासनिक विधि का जो स्रोत है वही क्या है, वो एक तरीके से जुडिशियल डिसीजन और जो ये हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया जाता है। फिर हम अगले जो विद्वानों का मत है उसको देखते हैं क्या है। तो विद्वानों का मत जो प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि के संबंध में है उसके बारे में बात करेंगे। तो विद्वान हैं, पहले हमारे विद्वान हैं मेटलैंड महोदय। मेटलैंड महोदय ने कहा है कि संविधान संगठन और कार्यों को रेगुलेट करने के व्यापक नियमों पर जोर देती है, जबकि प्रशासनिक विधि कार्यों के विस्तार पर जोर देती है। बेट महोदय क्या कहते हैं, यह सरकारी शक्तियों के प्रयोग से सरोकार रखती है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ संविधान का ही एक भाग है। संवैधानिक विधि का कोई अन्य क्षेत्र नहीं है जहां ऐसा सक्रिय शक्ति संघर्ष प्रकट हो। फिर हॉलैंड महोदय ने क्या कहा कि संवैधानिक विधि सरकार के कृत्यों से जो स्थिर है, जबकि प्रशासनिक विधि उन संगठनों और कृत्यों से संबंधित है जो चलायमान हैं, यानी कि गतिशील हैं। बुट्स एंड फिलिप्स क्या कहते हैं इसके बारे में, तो ये कहते हैं कि संवैधानिक विधि सरकार के संगठन और कार्यों की स्थिति अवस्था में से संबंधित है, जबकि प्रशासनिक विधि का संबंध ऐसे संगठन एवं कार्यों के संचालन से है। तो ये सभी आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से प्रशासनिक विधि और जो है संवैधानिक विधि में अंतर है, उसको आप सभी ने देख लिया। और फिर हम बात करेंगे क्या कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ प्रशासनिक विधि का, यानी किस तरीके से इसका विकास हुआ। यहाँ से क्वेश्चन सेमेस्टर एग्जाम में और मेंस के एग्जाम में जुडिशरी के पूछा जाता है। तो सबसे पहले यूरोप में देखेंगे कि यूरोप में किस तरीके से इसका विकास हुआ। तो यहाँ पे बात की गई है इस कि यूरोप में जो प्रशासनिक विधि 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड में या एक पृथक विधि के रूप में माना जाने लगा था। यानी कि इसकी जो पृथक विधि के रूप में प्रशासनिक विधि को, पहले ये संवैधानिक विधि का भाग होती थी, लेकिन पृथक विधि के रूप में इसको जब माना जाने लगा वो 20वीं शताब्दी में माना जाने लगा था। इसके संबंध में एक हमारा प्रमुख वाद है रिज बनाम बाल्बिन का केस। ये 1963 का एक्ट, ये जो सन है 1963, ये सभी उन व्यक्तियों को याद करना है जो जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या नेट का एग्ज़ाम जो भी बच्चे दे रहे हैं। रिज बनाम बाल्बिन का जो केस है 1963 का है और इसमें जो जस्टिस थे वो जस्टिस थे रिड महोदय। तो रिड महोदय इसके जस्टिस थे। इस केस में कहा गया इस विधि का उद्भव एवं विकास वर्तमान समय में इस तथ्य से जोड़ा जाता है कि नए प्रकार के विवाद जो न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए आए उनके संबंध में पुराने जो भी नियमों एवं प्रक्रियाओं का प्रयोग इन वादों में अब परिवर्तनीय हो गया है, क्योंकि न्यायालय इस प्रकार के वादों के निर्णय के लिए तत्पर नहीं थे। अतः नए प्रकार के प्रशासनिक न्यायाधिकरण की आवश्यकता महसूस हुई, जिसकी पूर्ति प्रशासनिक विधि करता है। यानी ये कहते थे कि वर्तमान समय में एक तरीके से ये ज़रूरत महसूस हो गई कि जो आम हमारे कोर्ट में निर्णय आते हैं और प्रशासनिक जो निर्णय आते हैं वो एक प्रकार से अलग है और इसके लिए हमारी अलग व्यवस्था होनी चाहिए। और इसी के आधार पर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की आवश्यकता को महसूस किया गया और इसी का जो दिया हुआ है कि प्रशासनिक विधि आज हमारे बीच है। फिर हम देखते हैं कि फ्रांस में क्या है। तो फ्रांस में इसका विकास जो है ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव से हुआ। फ्रांस में जो इसका विकास है वो ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव से हुआ। भारत में देखते हैं कि प्रशासनिक विधि का विकास कैसे हुआ। तो संविधान के विभिन्न प्रावधानों से इसका विकास हुआ। एक तो हमारा आर्टिकल 14 है जो ईपी रुपैया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के वाद में ये बताया गया था पीएन भगवती महोदय ने कि समता एक मनमाना पद एक दूसरे के शत्रु हैं, जहां मनमानापन होगा वहां पर असमानता अवश्य होगी। ये कोटेशन एक बार यूजीसी नेट के परीक्षा में पूछा गया है, ईपी रुपैया का केस भी पूछा गया है। तो ये भी आपको रखना है कि आर्टिकल 14 से संबंधित जो केस है वो ईपी रुपैया का है।
तो ईपी रोपैया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का केस है, जिसमें प्रधान न्यायाधीश जस्टिस जो हैं पीएन भगवती महोदय हैं, और इन्होंने ही कहा था, ये कोटेशन भी पूछी गई थी, ये वाक्य भी पूछा गया था कि समता एवं मनमानापन, जो मनमानापन है या मनमाना पद एक दूसरे के शत्रु हैं। जहां मनमानापन होगा वहां पर असमानता अवश्य होगी, यानी कि जहां पे मनमानापन होगा वहां पे क्या होगा कि एक तरीके से असमानता अवश्य होगी, ये बात कही गई थी। फिर हम देखते हैं कि प्रशासनिक विधि जो है उसका विस्तार क्या है, क्षेत्र क्या है। तो यहाँ पर हम 5 बातों की जांच करेंगे कि प्रशासनिक विधि की शक्तियाँ क्या हैं, प्रशासनिक विधि की सीमाएं क्या हैं, वे तरीके जिससे प्रशासनिक विधि की जो क्या है समीक्षा की जा सकती है या सीमित किया जा सकता है, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं, और प्रशासनिक कार्यों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपचार क्या है। ये मतलब ये वो विस्तार में हम 5 बातों को देखेंगे। पहली हमें हेडिंग याद रखना है, जितने भी भाई हमारे, जितने भी दोस्त, जितने भी लोग जो सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, कि प्रशासन विधि की जो विस्तार और क्षेत्र लिखने की बात आएगी तो वहाँ पे लिखना है कि प्रशासनिक विधि की शक्तियाँ क्या हैं, प्रशासनिक शक्तियों की सीमाएं क्या हैं, वे तरीके जिससे प्रशासनिक शक्तियों को सीमित किया जा सकता है, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं क्या हैं, और प्रशासनिक कार्यों से पीड़ित व्यक्तियों को उपचार क्या है, उसके बारे में भी उनको विस्तार से जानकारी होना चाहिए। प्रशासनिक विधि के विस्तार पर 2 सिद्धांत हैं, एक रेड लाइट थ्योरी, एक है ग्रीन लाइट थ्योरी। रेड लाइट थ्योरी क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार प्रशासनिक विधि का प्राथमिक जो अवयव है वो है शासन शक्ति का नियंत्रण करना, या उपधारणा पर आधारित है, या प्रत्येक शक्ति की भ्रष्टता और उस पर क्या करता है, भ्रष्टता जो पूर्ण शक्ति को लाती है। इस सिद्धांत का उत्पत्ति का कारण राज्य की निरंकुशता का जो भय था, प्राइवेट अधिकारियों एवं व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा करने पर इस सिद्धांत को जोड़ दिया जाता था। यानी कि जो ये आपकी रेड लाइट थ्योरी है, ये जो है सरकार शासन की शक्ति पर नियंत्रण करने की बात करता है, और ये इस उदाहरणा पर आधारित है कि प्रत्येक जो व्यक्ति के अंदर जो शक्ति है वो शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण शक्ति भ्रष्टता लाती है। और इस सिद्धांत में कहा गया है कि इसका उत्पत्ति का कारण है राज्य की निरंकुश शक्ति और प्राइवेट अधिकारों एवं व्यक्तिगत हितों की सुरक्षा करने पर इस सिद्धांत ने हमेशा जोर दिया है, और प्रशासनिक अधिकारियों को जो न्याय नियंत्रण के अधीन होना चाहिए, ये सिद्धांत कहता है रेड लाइट थ्योरी। फिर ग्रीन लाइट थ्योरी क्या कहती है? यह राज्य द्वारा किए गए नियामक उपायों पर जोर देता है या बल देता है, यह राज्य द्वारा शासन की शक्तियों पर बल देता है, और इसकी उत्पत्ति का कारण है नंबर 1 कि राज्यों के कृत्यों में लोक कल्याणकारी राज्य का समावेश होना चाहिए। यानी कि इस जो आपका इस सिद्धांत में बात की गई है कि राज्यों के कृत्यों में लोक कल्याणकारी राज्य का समावेश होना चाहिए। जैसे कि 18वीं शताब्दी में जो पहले जो राज्य की अवधारणा थी वो एक पुलिस स्टेट बनने की अवधारणा थी। फिर 19वीं शताब्दी में जो अब तक चल रहा है वो इस समय का नियम क्या चल रहा है कि वेलफेयर स्टेट हो, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना पर आधारित ये जो बातें चल रही हैं। लेकिन भारत में क्या है कि आज़ादी से पूर्व भारत एक क्या था, पुलिस स्टेट था, यानी दमनकारियाँ नीति चलती थी। लेकिन आज जो भारत है वो वेलफेयर स्टेट बन चुका है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक बात की गई है किसकी, डीपीएसपी की, यानी कि राज्य के निर्देशक तत्व, जो पूरी तरीके से वेलफेयर स्टेट की बात करता है। दूसरी कारण है औद्योगिकरण व नगरीकरण। औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल की गठन किया गया। ये प्रशासनिक विधि की जरूरत के हिसाब से क्या किया गया था कि औद्योगिक व नगरीकरण की बात की गई थी। फिर तीसरा क्या है, लोक जीवन पर प्रशासनिक हस्तक्षेप, उसमें उत्पन्न होने वाली विषमताएं। चौथा क्या है, सरल तरीके से न्याय प्रदान करना। पांचवा है विज्ञान एवं तकनीकी का विकास एवं उसमें उत्पन्न विषमताएं। छठा है लचीलापन, कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियमों को प्रशासनिक उपायों के लिए लचीलापन बनाया जाए। सातवां है निवारक उपाय, जैसे कि लाइसेंस, टैक्सेशन। फिर आठवां क्या है, आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण एवं आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने की बात करता है। तो ये सारे कारण हुए
क्या हुए, ये सारे कारण हैं उसकी उत्पत्ति का कारण। यानी प्रशासनिक विधि की उत्पत्ति का कारण क्या है? पहला कारण आपको लिखना है कि राज्य के कृत्यों में लोक कल्याणकारी राज्य का समावेश होना। यानी कि राज्य जो पहले पुलिस स्टेट था वो अब कल्याणकारी राज्य बन गया, यानी वेलफेयर स्टेट बन गया। तो प्रशासनिक विधि की उत्पत्ति का कारण, पहला कारण है राज्य के कृत्यों में लोक कल्याणकारी राज्य का समावेश होना। दूसरा कारण है औद्योगिकरण व नगरीकरण। यानी औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण जो मामले आ जाने लगे वो अगर न्यायालय की प्रक्रिया में जाते तो बहुत समय में वो क्या होते, डिसाइड होकर आते, तो उनको जल्दी डिसाइड हो जाएं, इसलिए क्या किया गया, ट्रिब्यूनल का गठन किया गया और प्रशासनिक विधि का विकास का एक कारण बने। दूसरा है कि लोक जीवन पर, तीसरा जो है लोक जीवन पर प्रशासनिक हस्तक्षेप उत्पन्न होने वाली विषमताएं। ये बात करता है कि लोगों के जीवन में प्रशासन रोज का रोज हस्तक्षेप करती है, तो इसके लिए भी प्रशासनिक विधि का क्या हुआ, विकास हुआ। फिर अगला जो बताते हैं सरल तरीके से न्याय प्रदान करना। यानी कि अगर न्यायालय की प्रक्रिया से कोई व्यक्ति गुजरेगा तो बहुत लंबी प्रक्रिया अपनाता है, लेकिन जब प्रशासनिक विधि के अंतर्गत वो मामला आता है और वो ट्रिब्यूनल के अंतर्गत आने लगता है तो वो मामला जल्दी निपट जाता है। तो इसलिए भी प्रशासनिक विधि का विकास किया गया। जो पांचवा कारण है विज्ञान एवं तकनीकी का विकास एवं उससे उत्पन्न होने वाली विषमताएं। तो ये भी एक कारण रहा कि जो विज्ञान और तकनीकी का जो विकास हुआ इसके कारण भी क्या हुआ कि प्रशासनिक विधि की उत्पत्ति का कारण बना। एक तो लचीलापन, यानी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए भी नियमों एवं प्रशासनिक उपायों का लचीलापन बनाया जाए, इसलिए प्रशासनिक विधि का विकास हुआ। निवारक उपाय जैसे कि टैक्सेशन लॉ है, लाइसेंस संबंधित हैं, ये भी सब कारण है कि प्रशासनिक विधि के विकास का कारण बना। और जो लास्ट व अंतिम है आर्थिक संरचना संसाधनों का केंद्रीकरण एवं आर्थिक एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। तो ये सारी हेडिंग हमारे जितने भी बच्चे सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं ये याद करके जाएंगे और प्रशासनिक विधि की उत्पत्ति के बारे में अच्छे से वहाँ पे लिख के आएंगे। फिर हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यानी प्रशासनिक विधि के स्रोत क्या हैं। जैसे कि हर सब्जेक्ट को आप जब पढ़ रहे हैं कि मुस्लिम लॉ के स्रोत क्या हैं, संविधान के स्रोत क्या हैं। जैसे आपने देखा कि संविधान में फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से ली गई, उद्देशिका कहाँ से आई, तो ये सारे सोर्स हैं। तो ऐसे ही सोर्स हमारी प्रशासनिक विधि बनने में हमने कौन कौन से सोर्स अपनाए उनकी बारे में हम बात करेंगे। अगर आपसे कल क्वेश्चन बन के आएगा कि प्रशासनिक विधि के स्रोत क्या है, प्रशासनिक विधि कैसे बनी, प्रशासनिक विधि कहाँ से आई, तो इसके बारे में लिखने के लिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि जूरिस्प्रूडेंस में जो स्रोत आपको मैंने 3 बताए थे वहाँ पर, वैसे ही यहाँ पे मैं आपको सोर्स बताऊँगा कि वास्तव में प्रशासनिक विधि के सोर्स क्या हैं। तो या जजमेंट लॉ भी कहा जाता है, यानी कि न्यायालय के द्वारा ये जो बनी हुई विधि है, कौन सी, प्रशासनिक विधि, और ये जो काम करती है यूबी जेस आईबी रेमेडियम पर काम करती है। यानी कि जहाँ अधिकार वहाँ उपचार की बात ये करती है। और यह जो है कोडिफाइड लॉ नहीं है, ये सभी को पता है कि कोई अधिनियमित विधि नहीं है हमारी प्रशासनिक विधि। तो इसके स्रोत में जब पहला देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि इस भारत जो हमारी जो प्रशासनिक विधि है उसकी उत्पत्ति का सबसे पहला कारण है, उसका स्रोत का कारण है, वो है हमारा संविधान। और हमारे संविधान में बात की गई है नेचुरल जस्टिस सिद्धांत की बात, यानी हमारे प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की बात कहाँ पे हमारे संविधान में की गई है, तो आर्टिकल 14 में। यानी कि संविधान ही पहला स्रोत है जो प्रशासनिक विधि के विकास का कारण बना और प्रशासनिक विधि उसमें किस तरीके से उस विधि को एक अलग तरीके से डेवलप करता है हमारा संविधान, ये पहला स्रोत है। तो पहले में हम देखते हैं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जो आर्टिकल 14 में है, जिसमें आडी अटरम पटरम, रूल अगेन बायर और रीजन डिसीजन, यानी 3 हमारे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की बात की जाती है, आडी अटरम पटरम, और फिर हम कहते हैं रूल अगेंस्ट बायर, रीजन डिसीजन। ठीक है, तो इस पे जो पहला केस है एक कृपक के वाद में, ये पेपर में भी पूछा जाता है। जितने भी प्रशासनिक विधि का पेपर कल बच्चे देने जा रहे हैं सेमेस्टर एग्जाम में, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये केस। एक कृपक के वाद में कहा गया था कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत जो है जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव तीनों कार्रवाइयों में लागू होता है, या एक क्या है, ये एक तरीके से यूनिवर्सल प्रोविज़न है। जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है ये कहीं भी हो, चाहे वो न्यायिक प्रक्रिया हो, चाहे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हो, चाहे वो प्रशासनिक प्रक्रिया हो, ये तीनों जगहों पर लागू होता है। वो कौन सा नियम है, वो है प्राकृतिक का नियम, यानी कि नेचुरल जस्टिस सिद्धांत है। ये किस वाद में कहा गया था, तो ये बात कही गई थी एक कृपक के वाद में। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 12
जो स्टेट की बात करता है वो भी प्रशासनिक विधि को विकसित करता है। फिर देखते हैं आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227, ये भी प्रशासनिक विधि को विकसित करते हैं। और आर्टिकल 136 या इक्विटी पर बेस है, ये भी प्रशासनिक विधि के विकास का कारण बना। आर्टिकल 299 जो संविदाओं की बात करता है, ये भी प्रशासनिक विधि के विकास का कारण बना, उसका स्रोत है। और आर्टिकल 300 जो हमें बात करता है अपकृत संबंधित रेमेडी की, वो भी क्या करता है कि प्रशासनिक विधि के स्रोत के रूप में काम करता है। फिर हम रखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, यानी कि जब आप देखते हैं वहाँ पे प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत, तो वो भी आर्टिकल 310, आर्टिकल 311 और 323A और 323B जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिकरण की बात करते हैं, भाग 14 जोड़ा गया, ये भी प्रशासनिक विधि, यानी कि संविधान के इतने जो अनुच्छेद मैंने जो आपको बताया, ये सारे अनुच्छेद क्या करते हैं, प्रशासनिक विधि के स्रोत के रूप में देखे जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि इंटर स्टेट जो काउंसिल है वो भी प्रशासनिक विधि की जो 263 में है, 280 है, 329 है, ये सारी प्रशासनिक विधि से है। तो पहला स्रोत आपने देखा कि संविधानिक विधि के द्वारा प्रशासनिक विधि की उत्पत्ति हुई है, यानी कि मुख्य स्रोत के रूप में आपने देखा कि भारतीय संविधान जो है प्रशासनिक विधि का एक स्रोत है। अगला स्रोत हम देखेंगे जो स्टैट्यूटरी लॉ है, यानी कि जो हमारी विधियां हैं उनके द्वारा भी प्रशासनिक विधि का विकास हुआ। तो अधिनियम या परनियम जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 13(3)A में, वो भी जो है सक्षम विधायिका द्वारा बनाई गई विधियाँ हैं, उसके द्वारा भी प्रशासनिक विधि का विकास हुआ और प्रशासनिक विधि के स्रोत के रूप में देखा जाता है। फिर हम देखते हैं प्रत्यायोजित विधायन। प्रत्यायोजित विधायन ज़्यादातर जितने भी पार्ट हमारे प्रशासनिक विधि संबंधित हैं वो प्रत्यायोजित विधायन के द्वारा है। ये जो पावर है ये प्रशासन के द्वारा, यानी कि जैसे कानून बनाने का पावर हमारे पास संघ के पास है, यानी कि संसद के पास है, और राज्य स्तर पे जो है राज्य विधानमंडल के पास है। तो ये जो डेलीगेटेड विधायन है, ये जो आया, ये हमारा इंडी दिल्ली लॉज एक्ट जो बात करता है संसद अपनी विधि बनाने की मूल शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं कर सकती है, परंतु प्रत्यायोजित विधायन वैध होता है। तो एक तरीके से आपने देखा कि प्रशासनिक विधि के स्रोत में सबसे पहले आपने संविधान देखा, फिर आपने परनियम देखा, अधिनियम देखा, फिर आपको बात कर रहे हैं प्रत्यायोजित विधायन, यानी प्रत्यायोजित विधायन के द्वारा भी क्या हुआ, प्रशासनिक विधि का विकास हुआ। फिर अगला हम देखेंगे अध्यादेश, यानी अध्यादेशों के द्वारा भी प्रशासनिक विधि जो अध्यादेश है वो भी प्रशासनिक विधि के मुख्य स्रोत हैं। और अध्यादेश की बात की गई है जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के अंतर्गत, और जो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है वो आर्टिकल 213 के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि समितियों की रिपोर्ट के द्वारा भी प्रशासनिक विधि के मुख्य स्रोत के रूप में समितियों का रिपोर्ट भी होती हैं, अधिसूचनाएं हैं, परिपत्र हैं, और देखते हैं निर्देश हैं, जुडिशियल डिसीजन है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये प्रशासनिक विधि के विकास के रूप में जो हमारा मुख्य स्रोत के रूप में आती है। अगर आपको कल क्वेश्चन लिखने का है कि प्रशासनिक विधि के स्रोत क्या हैं, तो पहला स्रोत आपको संविधान लिखना है, दूसरा आपको लिखना है अधिनियम, तीसरा आपको लिखना है कि डेलीगेटेड विधायन यानी प्रत्यायोजित विधायन, उसके बाद आपको अधिसूचनाएं लिखना है, परिपत्र लिखना है, निर्देशन लिखना है और जुडिशियल डिसीजन लिखना है। तो ये सारी बातें मिलकर क्या करती हैं, प्रशासनिक विधि के जो है मुख्य स्रोत के रूप में काम करती हैं। तो ये सारी बातें आप सभी की हो गई। फिर हम आज बात करेंगे जो प्रशासनिक विधि में प्रशासनिक विधि की जो परिभाषाएं हैं, जो यूजीसी नेट की परीक्षाओं में हर बार पूछी जाती है कोई ना कोई परिभाषाएं, हमने सारी परिभाषाओं को यहाँ पर रखा है। और आप सभी को मैं इस तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कल अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो परिभाषाएं यहीं से आएंगी। तो पहली परिभाषाएं हम देखेंगे जो प्रशासनिक विधि के संबंध में देते हैं, सर आइवर जेनिंग महोदय ने दिया है, और ये बताते हैं कि प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि है या प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को निश्चित करती है। यानी ये परिभाषा प्रशासनिक विधि की देती हैं, और प्रशासनिक विधि की परिभाषा देते हुए कहे हैं कि प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि है या प्रशासनिक अधिकारियों के संगठन, शक्ति और कर्तव्य को निश्चित करती है। क्या क्या करती है, संगठन की, शक्ति की और कर्तव्य को निश्चित करती है, और ये प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि है। तो ये बात कौन कहते हैं, ये आइवर जेनिंग महोदय कहते हैं। फिर अगले हमारे प्रोफेसर हैं प्रोफेसर बेड महोदय। प्रोफेसर बेड महोदय कहते हैं कि प्रशासनिक
जो एडिला है, प्रशासनिक विधि है, प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य तथा नियंत्रण से संबंध रखती है। ये क्या बात करते हैं? कार्य तथा नियंत्रण से संबंध रखती है तथा उसके संगठन के बजाय कार्य पर अधिक जोर देते हैं। यानी ये संगठन की बात ना करके ये क्या करते हैं, कार्य पर अधिक जोर देने की बात करते हैं। जबकि अभी हमने जब आइजरजेनिंग महोदय की देखे था वो संगठन, शक्ति और कर्तव्य की बात करते हैं, जबकि बिड महोदय बात करते हैं कार्य शब्द। अगर आप किसी भी परिभाषा में जब वहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे, अगर वहाँ पे कार्य पर जोर देने वाली बात आती है तो उसको आपको बिड महोदय को टिक करना है, और बिड महोदय ने ये परिभाषा दिया है। अगले हमारे प्रोफेसर हैं एच.एल. हार्ट महोदय। एच.एल. हार्ट महोदय ने व्यापक अर्थ में प्रशासनिक विधि की जो परिभाषा देते हुए कहा कि व्यापक अर्थ में प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निर्मित विधि एवं उन प्राधिकारियों को नियंत्रित करने की विधि से संबंधित होती है। तो ये नियंत्रित करने की विधि की बात कौन करते हैं? ये एच.एल. हार्ट महोदय कहते हैं। जहाँ पे आप देखेंगे व्यापक अर्थ में प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों तथा निर्मित विधि एवं उन प्राधिकारियों को नियंत्रित करने की विधि को सम्मिलित करती है, वो प्रशासनिक विधि है। तो ये बात कौन करते हैं? एक वर्ड आपको देखना है नियंत्रित, तो एच.एल. हार्ट महोदय मानना है। बिड महोदय अगर कार्य की बात आ जाए, संगठन, शक्ति और कर्तव्य की बात आ जाए तो आपको आइजरजेनिंग महोदय लगाना है। फिर अगले एक एक वर्ड हमको पकड़ना होता है। वहाँ पे परिभाषाएं अगर पूरी नहीं याद होती तो एक एक वर्ड से हम एक एक प्रोफेसर को पहचान लेंगे, तब भी हमारी वहाँ पे क्वेश्चन बन जाएंगे। प्रोफेसर डेविस महोदय क्या कहते हैं कि प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकरणों जिसमें कि विशेषकर प्रशासनिक कार्य के न्यायिक लोकन निर्धारित करने की विधि शामिल है। ये शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित विधि है। गार्नर महोदय कहते हैं कि उन नियमों को प्रशासनिक विधि कहा जा सकता है जो न्यायालय द्वारा विधि के रूप में मान्य है और जो सरकार के प्रशासन से संबंधित हैं तथा उसे विनियमित करते हैं। यानी विनियमन की बात प्रशासनिक विधि के संबंध में कौन करता है? तो गार्नर महोदय ने कहा है। प्रक्रिया की बात किसने किया है? डेविस महोदय ने। एक एक वर्ड याद करना। प्रक्रिया के बारे में कौन कहा? तो डेविस महोदय। गार्नर महोदय ने विनियमन की बात की थी। और कार्य की बात अभी आपने देखा था कि कार्य की बात कौन करते थे? तो बिड महोदय करते थे। और जो नियंत्रित करने की बात करते हैं वो हार्ट महोदय कहते हैं। और संगठन, शक्ति और कर्तव्य की बात कौन करते हैं? आइजरजेनिंग महोदय करते हैं। यानी एक एक वर्ड से हमें ये सारी परिभाषाएं वहां पर याद होंगे और हम वहां पे सही आंसर दे पाएंगे, क्योंकि यूजीसी नेट हर बार यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर अगले हैं रॉबिन्स महोदय। रॉबिन्स महोदय ने क्या कहा कि प्रशासनिक विधि को लोक प्रशासन से उसी प्रकार समझना चाहिए जैसे कि वाणिज्यिक विधि से और भूमि विधि से मिलकर बनती है। तो वो रॉबिन्स महोदय, यानी वाणिज्यिक विधि की किसने बात की और जो है भूमि विधि की बात की है तो रॉबिन्स महोदय ने की है। केवल यही वर्ड आपको पकड़ के जाना है। MP जैन महोदय ने प्रशासनिक विधि की परिभाषा क्या दी कि प्रशासनिक विधि प्रशासन का अभिन्न अंग है और इसकी संरचना उनकी शक्तियों और कार्यों से संबंधित है। यानी संरचना, शक्ति और कार्य की बात किसने की है? तो MP जैन महोदय ने किया। और यही बात अभी आइजरजेनिंग महोदय ने की थी, लेकिन वो बात किसकी नहीं की थी? वो संगठन, शक्ति और कर्तव्य की बात करते हैं, लेकिन MP जैन महोदय ने कार्य से संबंधित विधि, यानी कि अगर संरचना, शक्ति देखा और वहाँ पे संगठन देख ले तो आपको मानना था आइजरजेनिंग महोदय, लेकिन अगर कार्य शब्द का यूज किया है तो MP जैन महोदय ने किया है। फिर डाइसी महोदय की परिभाषा क्या है कि प्रशासनिक विधि राज्य की विधि प्रणाली की उस प्रभाग से संबंधित है जो सभी राज्य प्राधिकारियों की विधिक परिस्थिति एवं दायित्व अवधारित करती है तथा जो प्राइवेट व्यक्ति के अधिकारों और दायित्वों को लोक प्राधिकारियों के साथ व्यवहार करने में परिनिश्चित करती है तथा वह प्रक्रिया विनिर्देश करती है जिससे उन प्रक्रियाओं और दायित्वों को अवधारित किया जा सके। तो ये बात कौन करता है? डाइसी महोदय। तो डाइसी महोदय ने दो वर्ड आपको यहाँ से याद कर लेना है, प्राइवेट व्यक्तियों के अधिकारों, दायित्वों और लोक प्राधिकारियों के साथ व्यवहार करने में। यानी प्राइवेट और लोक प्राधिकारी की बात प्रशासनिक विधि की परिभाषा करते हुए किस विधिशास्त्री ने की है? तो डाइसी महोदय ने किया है। यही वर्ड आप वहाँ पे याद करके जाएंगे तो आप वहाँ पे क्वेश्चन सही कर पाएंगे। पूरी परिभाषा नहीं याद करना है, मैं एक एक वर्ड बता रहा हूँ, वही वर्ड याद रखना और आपको वहाँ पे आंसर करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि विद्वान नहीं बनना है, केवल हमको परीक्षा पास करना है, हमको अच्छे नंबर लाने हैं। जो लोग परिभाषा याद करने के चक्कर में पड़ेंगे तो वो कभी नहीं याद कर पाएंगे, क्वेश्चन गलत करके आएंगे। एक एक वर्ड पकड़ना होता है, जहां तक आपको मंजिल पे पहुंचना है तो आप इसी तरीके से पढ़िए, परिभाषा पूरी पढ़िए, समझिए, लेकिन एक एक वर्ड से आप वहां पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर ये ग्राफिक्स और स्ट्रिक महोदय ने क्या कहा? ये कहते हैं कि जो प्रशासनिक विधि है
प्रशासनिक अधिकारियों के संचालन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसके 3 पहलू हैं। नंबर 1, प्रशासन किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है, इन शक्तियों की सीमाएं क्या हैं तथा प्रशासन को सीमाओं में रखने के तरीके क्या हैं। यानी तरीकों की, सीमाओं की और जो है शक्ति की, ये तीनों बात अलग अलग किसने कहा है, तो ग्रिफ एम स्ट्रिक महोदय ने कहा है। क्लियर आप सभी को। तो ये हमारी रही प्रशासनिक विधि की परिभाषाएं। अब हम देखेंगे प्रशासनिक विधि में जो हमसे 2 कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एक तो सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, और ड्वाइट एडमिनिस्ट्रेटिव जो फ्रांस की मतलब जो है नेपोलियन बोनापार्ट के समय जो ये कॉन्सेप्ट आया था उसके बारे में देखेंगे। तो पहली बात हम करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है और जो अब एक हमारे आर्टिकल 246 में जो एक कॉन्सेप्ट है जो है डिवीज़न ऑफ पावर, यानी कि एक तो बात करता है शक्ति पृथक्करण का, एक है शक्ति के विभाजन का सिद्धांत। दोनों अलग चीज़ें हैं, ये पहले हमको समझना होगा। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देखेंगे और जो हम शक्ति विभाजन का सिद्धांत हम देखेंगे, वो बात करता है आर्टिकल 246 और शेड्यूल हमारी 7 जो शक्तियों के विभाजन के बारे में बात करता है, जो बताता है कि जो संघ है वो संघ सूची पर कानून बनाएगा, यानी संसद हमारी है वो संघ सूची पे कानून बनाएगी, जो हमारा राज्य विधानमंडल है वो हमारी राज्य सूची पे कानून बनाएगा, और समवर्ती सूची पर दोनों यानी शक्तियों के जो विभाजन का सिद्धांत है वो हमारे आर्टिकल 246 और अनुसूची नंबर 7 में ये बात स्पष्ट की गई है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर की, यानी क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा में आप गलती करते हो, सेपरेशन ऑफ पावर और जो है और शक्ति विभाजन का सिद्धांत दोनों एक चीज़ समझ लेते हैं और बच्चे वहाँ पे गलत करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों को रख लिया था। तो सेपरेशन ऑफ पावर ये जो फ्रांस की मॉन्टेस्क्यू महोदय थे, इनके द्वारा ये संकल्पना प्रस्तुत की गई थी, और ये बात करते हैं कि जो हमारी 3 सरकार के जो अंग हैं उनमें जो बात करते हैं, एक तो हमारा जो विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। तो विधायिका का काम है विधि बनाइए, और हमारी न्यायपालिका का काम है कि उस बनाई गई विधि के आधार पर निर्णय देना, और हमारी जो कार्यपालिका है जिस तरीके की विधि बताई गई उसकी प्रक्रिया क्या है उसको पालन करवाना है लोगों को। तो ये हो गया, और यही बात मॉन्टेस्क्यू महोदय करते हैं कि एक संस्थान यानी 3 संस्थान अगर कोई काम करने के लिए अलग अलग रूप से रखे गए हैं तो तीनों संस्थान अपने अपने क्षेत्र में रहकर ही काम करेंगे, दूसरा संस्थान उस काम को नहीं करेगा। तो यही बात हमारे संविधान के आर्टिकल 50 में स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि वास्तव में सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, वो आर्टिकल 50 में बताया गया है कि कार्यपालिका के कार्यों को न्यायपालिका के कार्यों से पृथक्करण की बात की गई है। तो इसकी व्याख्या हम देखते एक्सप्लेन करते हैं क्या कि अरस्तु द्वारा, ग्रीक यूनान है, अरस्तु जो थे वो ग्रीक यूनान के रहने वाले थे। इसके बाद मतलब सबसे पहले इस नियम की जो व्याख्या किया था वो अरस्तु द्वारा किया गया था, जो ग्रीस और यूनान के रहने वाले थे। इसके बाद इस जो सिद्धांत का व्यापक रूप से जो एक तरीके से जो शुरुआती दौर में जो इसका वर्णन किया और इसका जो श्रेय जाता है वो जॉन लॉक महोदय को जाता है। तो जॉन लॉक महोदय के बाद जो पूरी तरीके से इसका जो श्रेय जाता है वो जाता है मॉन्टेस्क्यू महोदय का, और इन्होंने स्पिरिट ऑफ द लॉज में इस बात को लिखा था, और ये पुस्तक पिछली बार बिहार जुडिशरी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इनकी पुस्तक का नाम। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू महोदय कहते हैं कि तीनों शक्तियों किसी एक व्यक्ति या संस्थान में निहित नहीं होनी चाहिए बल्कि अलग अलग होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में मनमानापन आ सकता है, इसलिए इत्यादि में निहित हो जाएगी तथा उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा। यानी इनका कहना है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में केवल इतनी बात कही गई है कि एक संस्थान दूसरे संस्थान का काम न करे, न्यायपालिका अपना काम करे, कार्यपालिका अपना काम करे, विधायिका अपना काम करे। यही पूरी तरीके से बात मॉन्टेस्क्यू महोदय बहुत बार इसी बात को घुमाते हुए कहते हैं। बस आपको याद रखना है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये तीनों संस्थान अपना काम करेंगे, कोई भी जो है संस्थान एक दूसरे के काम में
ना जाए और ये पूरी तरीके से जो है अमेरिका के संविधान में आर्टिकल 1, 2 और 3 में शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो पूर्ण रूप से अपनाया गया है। ये क्वेश्चन पिछली बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा गया था कि किस संविधान में पूरी तरीके से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत समाहित है और वो किन आर्टिकलों में है। तो अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 1, 2 और 3 में इस बात को पूरी तरीके से समाहित किया गया है। और इसके बारे में जो प्रोफेसर बेड एवं फिलिप्स महोदय क्या कहते हैं वो हम सब देखते हैं कि बेड एवं फिलिप्स महोदय ने जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में क्या कहा। तो दोस्तों मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि आप सभी को प्रशासनिक विधि में जो भी मैं बता रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को समझा पाऊं और स्पीड के साथ समझा पाऊं, क्योंकि आप सभी की परीक्षा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय भी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये समय आपका नज़दीक आता जा रहा है थोड़ा मैं लेट हो गया आप सभी को पढ़ाने में। तो पहली बात कहते हैं जो बेड एवं फिलिप्स महोदय कहते हैं कि एक ही व्यक्ति सरकार के तीनों अंगों में से जो एक से अधिक का भाग ना हो, यानी एक व्यक्ति अगर न्यायपालिका का है तो न्यायपालिका में रहे, अगर एक व्यक्ति विधायिका का है तो विधायिका का काम ही करे, और एक ही व्यक्ति जो है अगर कार्यपालिका का है तो कार्यपालिका में ही रहे, अलग काम न करे। तो पहली बात ये करते कि एक ही व्यक्ति सरकार के तीनों अंग में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात करते कि सरकार के एक अंग के कार्य में दूसरे अंग का नियंत्रण तथा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ये भी बात कहते हैं बेड एंड फिलिप्स महोदय। और तीसरी बात कहते हैं कि सरकार एक अंग को दूसरे अंग के कार्यों को नहीं करना चाहिए, ये 3 बात कहते हैं। तो ये बात कौन कहता है? ये बात फिलिप्स एंड जो है बेड एंड फिलिप्स महोदय कहते हैं किस संबंध में? तो ये कहते हैं जो है सब जो आपकी मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया। तो एक तो आपको जब शक्ति पृथक्करण सिद्धांत आएगी तो सबसे पहले आपको जो है शुरुआत करना है कि लॉक महोदय से, फिर मॉन्टेस्क्यू महोदय, फिर मॉन्टेस्क्यू महोदय आएंगे, फिर उनके द्वारा जो बताया गया सिद्धांत वो लिखना है, फिर उसके बाद बेड एंड फिलिप्स की बातें अगर याद आ रही तो उनको लिखना है, फिर हमको देखना है इसमें अमेरिकन कॉन्सेप्ट क्या है। तो यह सिद्धांत शुद्ध रूप से अमेरिका को लागू होता है और आर्टिकल 1 में विधायी शक्ति यानी कांग्रेस में निहित होती है, आर्टिकल 2 में कार्यपालिकीय शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, आर्टिकल 3 जो न्यायिक शक्ति है वो संघीय या न्यायालय में निहित होती है। ये बात आपको मैंने पहले ही बता दिया था, तो ये भी बात आपने देख लिया। फिर इंग्लैंड में क्या देखते हैं कि इंग्लैंड में क्या वास्तव में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है कि नहीं होता है। अमेरिका में तो आपने चेक कर लिया कि अमेरिकन संविधान में पूरी तरीके से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू है, लेकिन इंग्लैंड में क्या व्यवस्था है? तो इंग्लैंड में कहा जाता है कि इंग्लैंड में सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत लागू नहीं होता है, और ये बात कही गई है, ये एक वहाँ की समिति है डोनमोर समिति के अनुसार कहती है कि इंग्लैंड में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कोई कठोर पृथक्करण नहीं है, तीनों के कार्य एक दूसरे में क्या है, एक तरीके से व्याप्त हैं, यानी एक संस्थान दूसरे संस्थान का काम करता है, दूसरा संस्थान तीसरे संस्थान का काम करता है, यानी कि एक ही संस्थान दूसरा संस्थान का कार्य करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इंग्लैंड की संसद के बारे में कहा जाता है कि वो जो संसद है वो क्या कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है, और वो समस्त काम कर सकती है, ये उसके बारे में कहा जाता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो इंग्लैंड में है वो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगर आपको यहाँ पे डोनमोर समिति के बारे में अगर याद आपको आ जाए तो ये भी लिख के आना शक्ति पृथक्करण सिद्धांत कि अमेरिका में क्या है, इंग्लैंड में क्या लागू है, फिर भारतीय व्यवस्था में देखते हैं कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किस हद तक लागू होता है। तो भारत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित है, परंतु कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है लिया है। और इसके बारे में कहा जाता है कि अम्बेडकर साहब के सामने ये प्रश्न आया था कि भारतीय संविधान में भी कठोरता के साथ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू किया जाए, तो उन्होंने इस बात पे जोर देते हुए कहा था कि भारतीय संविधान अपने तरीके का एक अनोखा संविधान है, और इसमें किसी भी ऐसे संविधान जो विश्व में कोई अगर सिद्धांत प्रचलित है उसको केवल भारतीय संविधान में इसलिए नहीं थोपा जा सकता है कि वो एक अच्छा सिद्धांत है। हम अपनी व्यवस्था के लिए अपने तरीके का एक संविधान बनाए हैं, इसलिए जितनी गुंजाइश होगी उतने मात्रा में हम शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रयोग करेंगे और उसको अपने संविधान में हम अक्षरशः रखे हैं। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आर्टिकल 50 में। तो भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यपालिका। तो आर्टिकल 50 में यह कहा गया है कि राज्य निचले स्तर पर कार्यपालिका को न्यायपालिका से क्या करेगा, पृथक करने का प्रयास करेगा।
फिर इसी बात में हम देखते हैं आर्टिकल 53 में कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो ये सब किस बात का सबूत है कि वास्तव में भारतीय संविधान में जब आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों से पृथक्करण होगा, तो यानी कि भारतीय संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। फिर आर्टिकल 53 जब कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यानी कार्यपालिका काम करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, तो हमको अक्षरशः दिखाई दे रहा है कि हमारे संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू है। फिर हम आर्टिकल 154 में बात करते हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, यानी कि जब राज्यपाल की जो है कार्यपालिका की शक्ति निहित है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है। फिर हम आर्टिकल 74 देखते हैं। 74 में क्या बात की गई कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों को निर्वहन ऐसी सलाह के अनुसार करेगा। यानी कि हमने ये देखा कि जो काम करेगा कोई, तो उसको सलाह देने के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगा, और जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि हमारे संविधान में एक तरीके से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया। लेकिन आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्त राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्त जो है नियुक्त राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 में यह सिद्धांत पूछा जाता है कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 75(3) में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत दिया गया है। फिर हम बात करेंगे मॉन्टेस्क्यू के अनुसार कार्यपालिका का कार्य विधायिका जो निष्पादन नहीं करेगा, लेकिन भारतीय संविधान में इसके भी कुछ अपवाद हैं। ये हमारे वो आर्टिकल थे जिसमें स्पष्ट रूप से अगर कोई भी बच्चा सेमेस्टर एग्जाम में लिख देगा कि आर्टिकल 50 में बताया गया कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस तरीके से लागू होगा, 53 में बताया गया, 154 में, 74 में, 75 में, अगर ये सारी बातें याद करके वो लिख दे रहा है कि इस तरीके से हमारे देश में जो है कार्यपालिका को क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, और वो एक तरीके से स्वतंत्र होकर काम करती है और एक संस्थान दूसरे संस्थान का काम नहीं करता है, तो ये आप लिखेंगे प्रोविज़न, तो कहीं ना कहीं वो बहुत बेहतर आंसर होगा। फिर परंतु भारतीय संविधान में जो अपवाद हैं उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पहला अपवाद है आर्टिकल 123 और आर्टिकल 213। ये क्या है, ये विधायिका, ये जो देखा जाए तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है वो किसके पास है, 123 के द्वारा राष्ट्रपति, और 213 के अंतर्गत आप देखते हैं राज्यपाल के पास होता है। फिर आर्टिकल 309 संघ के लोक सेवकों के लिए राष्ट्रपति एवं राज्य के लोक सेवक के लिए राज्य का गवर्नर नियम बना सकता है। यानी कि एक तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि जब हम बात करते हैं आर्टिकल 53 की, जहाँ पे राष्ट्रपति के पास अधिकार है कार्यपालिका का, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वही कार्यपालिका का व्यक्ति क्या कर रहा है, नियम बना रहा है। 309 के अंतर्गत वही व्यक्ति क्या कर रहा है, 113 और 213 के अंतर्गत क्या कर रहा है, अध्यादेश विधि बना रहा। तो एक तरीके से जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहता है कि एक संस्थान दूसरे संस्थान काम न करे, एक जगह पे वो कार्यपालिका का प्रधान बन के बैठा है, दूसरी जगह पे वो क्या है, कानून बनाने का पावर रखता है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में अक्षरशः जो है नहीं लागू होता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। फिर आर्टिकल 392 कहता है, जो हार्नी एस्टम का सिद्धांत इसमें समाहित है, और ये कहता है कि यदि संविधान को लागू करने में कोई समस्या आती है तो राष्ट्रपति संविधान में संशोधन कर सकता है। यानी कि संविधान में संशोधन करने की भी शक्ति राष्ट्रपति को दिया जा रहा है, यानी विधि बनाने का सारा पावर राष्ट्रपति में दिखाई दे रहा है। एक जगह 53 में ये बात कह दी गई कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। तो एक तरीके से ये अपवाद हो गए। फिर आर्टिकल 72, 161 को भी आप देख सकते हैं। 161 और 72 में क्या बात की गई है, राष्ट्रपति को समाधान करने की शक्ति 72 में, और 161 में जो है समाधान करने की शक्ति राज्यपाल महोदय को प्रदान की गई है। तो ये भी क्या है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का एक तरीके से उल्लंघन है। ये सारे आर्टिकल आप सभी को याद करना है, जितने भी बच्चे यूजीसी नेट परीक्षा देने जा रहे हैं, प्रशासनिक विधि में क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आर्टिकल 103 क्या करता है, निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति द्वारा संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण करना एवं न्यायिक शक्ति का प्रयोग करना एक तरीके से। फिर आर्टिकल 124 और 2A के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु के बारे में विवाद का फैसला भी क्या करेगा, वो राष्ट्रपति करेगा। फिर हम देखते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कार्यपालिका द्वारा कानून बनाया जाना एक विधायी कार्य है। यानी कि जब हम प्रत्यायोजित विधायन के द्वारा जब कार्यपालिका कोई कानून बनाता तो विधायी कार्य है। यानी कि कार्यपालिका के आपने सभी चीज़ों को देख लिया कि कार्यपालिका में किस तरीके से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया गया, और फिर उसके बाद आपने अपवाद भी देख लिया किस तरीके से नहीं लागू किया गया। तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा। एक बार सभी लोग बोलिए यस या नो। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं न्यायपालिका, क्या वास्तव में न्यायपालिका मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत का पालन करती है, ये हम देखेंगे। अब हम कार्यपालिका को देखे थे, और कार्यपालिका को उस पैमाने पर देखा कि वास्तव में कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे स्पष्ट लिख दिया गया है कि वास्तव में कार्यपालिका
काम कार्यपालिका का ही है, लेकिन उसको उस विधि बनाने की जब हमने देखी कि उसको अपवाद भी मैंने देखा, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे न्यायपालिका की। तो न्यायपालिका में क्या कहते हैं कि मॉन्टेस्क्यू के अनुसार न्यायपालिका को विधि के अनुसार निर्णय देना चाहिए, परंतु भारत में न्यायपालिका केवल निर्णय ही नहीं देती है, अपितु निर्णय द्वारा नए नए सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया जाता है। यह शुद्ध रूप से न्यायपालिका द्वारा न्याय क्या करती है, कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप है। इसे जुडिशियल एक्टिविटी कहा जाता है, न्यायिक सक्रियता भी कहा जाता है। जैसे कि आर्टिकल 145 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट नियम बनाता है एवं आर्टिकल 227 के अनुसार हाई कोर्ट नियम बनाता है। अगर आपसे कल क्वेश्चन बन के आया कि सुप्रीम कोर्ट नियम बनाता है किस आर्टिकल के द्वारा, तो 145, और हाई कोर्ट नियम बनाता है 227 के, जहां पर न्यायपालिका विधायिका का कार्य करती है। यानी कि हमारे देश में जो न्यायपालिका भी तीनों काम करती है। तो एक तरीके से हमारे संविधान में देखा कि जो जुडिशरी है वो भी क्या है, तीनों काम करती है। तो इस तरीके से शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं होता। फिर हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं आर्टिकल 139 से क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामलों का अंतरण करता है, जबकि आर्टिकल 228 के अंदर हाई कोर्ट मामले का अंतरण करता है, जो कार्यपालिका का कार्य है। तो सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारियों की नियुक्ति कार्यपालिका का कार्य है, जबकि आर्टिकल 146 के अनुसार नियुक्ति CJI द्वारा की जाती है एवं हाईकोर्ट में इनकी नियुक्ति 229 के अंतर्गत जो है हाईकोर्ट के जो प्रमुख न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा की जाती है। यानी कि एक तरीके से नियुक्ति से लेकर नियम बनाने की शक्ति, यानी विधायिका का काम, न्याय करने का काम, सारा काम जुडिशरी कर रहा, तो अक्षरशः हमारे संविधान में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत नहीं लागू होता। ये हमने न्यायपालिका को जज कर लिया। फिर हम विधायिका के कार्यों को देखते हैं। तो विधायिका के कार्यों में क्या मॉन्टेस्क्यू का नियम लागू होता है कि नहीं लागू होता, तो पहला हम देखेंगे मॉन्टेस्क्यू के अनुसार विधायिका का कार्य विधि का निर्माण करना है, परंतु कभी कभी विधायिका जो है कार्यपालिका एवं न्याय कृत्यों को भी कर देती है। जैसे आर्टिकल 105 और 194 के तहत विधायिका अपने विशेषाधिकार के तहत अपने अवमानना के लिए व्यक्ति को दंडित कर सकती है, जो न्यायिक कृत्य है। यानी जो दंड देने का कार्य न्यायपालिका का है, वही काम 105 194 के अंतर्गत विधायक और संसद महोदय अपने विशेषाधिकार के द्वारा अगर उनकी कोई अवमानना करता है तो उसके लिए भी दंडित किया जा सकता है, वो कर सकते हैं। तो इन्हें दंड करने, यानी कि कार्यपालिका विधायिका का काम है विधि बनाना, लेकिन वो क्या यहाँ पे कर रहा है, दंड। तो ये इसके अपवाद हो गए। फिर आर्टिकल 61 हम देखते हैं। आर्टिकल 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग न्यायालय के बजाय संसद से दिया जाएगा, जबकि आर्टिकल 67 के तहत जो राष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है वो भी कि क्या है, एक तरीके से जो हटाया जा सकता है। 61 के महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को, 67 के तहत जो है न्यायालय जो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो ये सारे प्रावधान क्या स्पष्ट करते हैं, एक तरीके से स्पष्ट करते हैं कि वो काम कार्यपालिका के कार्यों में भी हस्तक्षेप करता है। आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की का पावर भी विधायिका के अंतर्गत है। फिर हम देखते हैं, तो इस तरीके से हमने देखा कि वास्तव में भारतीय संविधान में क्या है कि ना तो न्यायपालिका, ना तो कार्यपालिका और ना तो विधायिका, अक्षरशः कोई भी सेपरेशन आप पाओ, जो ये क्या बोलते हैं कि मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं होता है। कुछ महत्वपूर्ण केस हैं जो देख लेना है आप सभी को। एक बार आप सभी को नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, ये केस आप सभी लोग देख लेना। और जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है वो हम आपको बता रहे हैं। एक पहला केस है जो गोलकनाथ का केस है, जिसमें गोलकनाथ का केस है, 1967 का केस है। इसमें 11 जज थे और 6-5 के अनुपात में यहाँ पे क्या हो निर्णय आया था, और इसके मुख्य न्यायाधीश डी सुब्बा राव थे। और इस निर्णय की तारीख बिहार जुडिशरी में पूछा गया कि 27 फरवरी 1967 को यह निर्णय दिया गया था। और इसमें कहा गया था कि यह सही है कि भारत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कठोर अर्थों में लागू नहीं होता है, फिर भी सरकार के तीनों अंगों को अपने अपने क्षेत्र के अधिकार में रहना चाहिए। यानी कि अगर आपको इस पे निर्णित वादों की सहायता से अगर आपको मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत लिखने को आएगा, तो आप पहला केस वहाँ पे डालेंगे गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। पंजाब राज्य 1967 का केस है, और इसमें कहा जाता था कि यह सही है कि भारत शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कठोर अर्थों में लागू नहीं करता है, फिर भी सरकार के तीनों अंगों को अपने क्षेत्राधिकार के भीतर कार्य करना चाहिए। तो ये बात आप सभी को क्लियर हो गई। फिर केशवानंद भारती का केस आया। इसके निर्णय की तिथि भी पूछी जाती जुडिशरी के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में। तो 24 अप्रैल 1973 को आया। सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ अगर इसमें किसी केस में बैठी थी तो इस केस में बैठी थी 13 जजों की बेंच, जो 7-6 से इसका निर्णय आया। और इसमें जुडिशियल जो सप्रेशन और बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब दोनों रूल आए। बेसिक स्ट्रक्चर का भी मतलब इसमें निर्णय आया था कि हमारे संविधान का मूलभूत ढांचा क्या होगा, इसी केस में डिसीजन आया था। और इसे संविधान में संशोधन करने और परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। किसे, जो जुडिशियल
सप्रेशन है उसको क्या किया जा सकता है, वो संविधान का मूलभूत ढांचा है, यानी शक्ति पृथक्करण जो है संविधान का मूलभूत ढांचा है, उसको क्या किया जा सकता है, उसको किसी भी तरीके से संशोधन करके ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से ये हमारा एक केस हो गया केशवानंद भारती। अगला केस है श्रीमती इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का। इसमें चुनाव से संबंधित है, इसमें भी एक तरीके से सपरेशन ऑफ पावर की जो क्या बोलते हैं, ये जो हमारा रूल है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, उसकी बात की गई थी। और इसमें बताया था जुडिशियल सेपरेशन, रूल ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इन तीनों की बात की गई थी जो श्रीमती इंदिरा गांधी नेहरू वर्सेस राजनारायण के केस में। तो ये सभी चीज़ें क्या मानी गई थी, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना गया था, यानी मूलभूत ढांचा माना गया था। फिर अगला हमारा था केस जो करतार सिंह का केस था। तो दोस्तों केस आप सभी लोग देख लेना, आपको 3 केस याद रखना है, एक तो गोलकनाथ का, दूसरा केशवानंद भारती का, तीसरा श्रीमती इंदिरा गांधी और राजनारायण का केस है, जो आपको कल लिख के आना है अगर पूछा जाए क्वेश्चन। फिर हम इस निष्कर्ष पे क्या पहुँचे, तो निष्कर्ष भी हम सभी को लिखना होगा। तो निष्कर्ष ये पहुँचे कि भारत में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत लागू है, लेकिन उतनी कठोरता से लागू नहीं है जितना कि अमेरिका के संविधान में लागू है। तो एक तरीके से आपका जब आपको लिखने आएगा तो आप कोक महोदय से चालू करेंगे, मॉन्टेस्क्यू महोदय के बारे में बात करेंगे, फिर हम विधायिका को देखेंगे, कार्यपालिका को देखेंगे और न्यायपालिका को देखेंगे। तो इस तरीके से बताते हुए फिर हम आप उसका निष्कर्ष लिख देंगे और हमारा ये क्वेश्चन जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से है वो कंप्लीट हो जाएगा। लगभग आप सभी को समझ में आया होगा। फिर अगला जो हमारा देखना है वो रूल ऑफ लॉ है, यानी विधि का शासन। विधि की शासन की संकल्पना सर्वप्रथम लॉर्ड कोक ने की थी, जो जनक हैं, और ये कहते थे कि राजा को ईश्वर या विधि के अधीन होना चाहिए। लॉर्ड कोक महोदय कहते थे, और इस रूल ऑफ लॉ के जो पहले व्यक्ति थे जो संकल्पना देने वाले, वो लॉर्ड कोक महोदय थे, और इन्होंने ही कहा था कि राजा को ईश्वर या विधि के अधीन होना चाहिए। यानी ये मानते थे कि सभी व्यक्ति को विधि के अधीन होना चाहिए, विधि से ऊपर खुद राजा यानी सम्राट को भी नहीं होना चाहिए। ये बात कहते हैं जो विधि के शासन का नियम देते हुए लॉर्ड कोक महोदय। फिर ये व्यापक अर्थ में 1885 में डाइसी महोदय ने इस रूल ऑफ लॉ को बहुत व्यापक स्तर पर अपनाया, और इसमें ये अपनाते हुए ये 3 बातें कहते हैं। ये 3 बातें थे कि विधि की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्विटी बिफोर लॉ यानी विधि के समक्ष समता, और विधि मानवीय अधिकारों के फलस्वरूप ना कि स्रोत के रूप में है। ये 3 बातें कहती थी। कल अगर आपको लिखना होगा रूल ऑफ लॉ तो ऐसे ही लिख के आना। तो ये बात करते हैं सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी विधि की सर्वोच्चता। तो विधि की सर्वोच्चता में ये कहते हैं कि सभी लोग चाहे राजा हो या साधारण व्यक्ति हो, साधारण विधि के अधीन होते हैं, तथा विधि के बिना दंड नहीं दिया जा सकता है। और ये बात जो है पूरी तरीके से लिया गया है। ये बात हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 20(1) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति विधि के अधीन ही दंडित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यह नियम भारत में भी लागू है, यानी कि विधि की सर्वोच्चता की बात जो है, जो डाइसी महोदय रूल ऑफ लॉ का देते हुए कहते हैं कि सभी व्यक्ति विधि के अधीन होना चाहिए, और उसमें विधि की सर्वोच्चता की बात करते हैं, वो हमारे संविधान में भी लागू होता है। और सभी लोग राजा हो या साधारण विधि के अधीन हैं, और तथा विधि के बिना दंड नहीं दिया जा सकता है, ये बात कहते हैं डाइसी महोदय। ये नियम हमारे भारत में भी लागू होता है। दूसरा हमारा नियम है जो ये कहते हैं कि विधि के समक्ष समता, इक्विटी बिफोर लॉ, ये जो है एक तरीके से नकारात्मक भाव में लिखा गया है, और ये हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में समाहित है। वहाँ पे 2 बात की गई हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के जो समक्ष समता है वो इंग्लैंड से लिया गया है, विधियों का समान संरक्षण है, ये जो आपका जो वर्ड था, ये जो बातें थी वो अमेरिका से ली गई थी। तो विधि के समक्ष समता क्या है, ये नकारात्मक भाव में लिखा गया है, और यहाँ पे कहा गया है कि सभी देश की साधारण विधि के अधीन होते हैं, समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान विधि लागू की जाती है। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर ऑफ द लॉ की बात की गई है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये तो मैंने आपको बता भी दिया। और इसमें पहला केस है अमरुनिसा वर्सेस महबूब, इसमें युक्त वर्गीकरण की बात की गई है। और जो तीसरी बात है, विधियाँ मानवीय अधिकारों के फलस्वरूप हैं, न कि विधि के स्रोत के रूप में। ये कॉन्सेप्ट इंग्लैंड में लोगों के अधिकार अभिसमय प्रथा या रूढ़ के आधार पर मिलते हैं, और इस अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका करती है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है कि अधिकार और रूढ़ की जो है ये न्यायपालिका रक्षा करती है। ये बात
रूढ़ी और परंपरा की जो बात करते हैं ये इंडिया में नहीं, भारत में यह लागू नहीं होता है, क्योंकि भारत में लोगों के फंडामेंटल राइट संविधान में दिए हैं, ना कि किसी कन्वेंशन या कस्टम या यूजेस के द्वारा है। तो इनका जो प्रोडक्शन है जुडिशरी करती है। जेनिंग महोदय कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ या पहली जो है मांग है कि कारणी की शक्तियाँ न केवल विधि से निकलती हों, वरन वे विधि द्वारा क्या होनी चाहिए, नियंत्रित भी होना चाहिए। फिर डेविस महोदय कहते हैं कि जहाँ विधि समाप्त होती है वहाँ पर विवेक का अधिकार आरंभ होता है। ये सारी कोटेशन यूजीसी नेट में पूछी गई है। और लास्की महोदय क्या कहते हैं, विधि शास्त्र जो है विधि का नेत्र है और शाश्वत तर्क जो जो सतर्कता स्वतंत्रता का मूल है। और प्रोफेसर बिड महोदय कहते हैं कि विधि शासन की मुख्य जो बात है प्रशासन में मनमानेपन का अभाव होना चाहिए। गुडहर्ड महोदय कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ का सारांश यह है कि सार्वजनिक अधिकरण जो है विधि से प्रशासित होते हैं। और भारत में हम देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ की जो बात है वो किस तरीके से है। तो रूल ऑफ लॉ की बात सबसे पहले हमारे संविधान की उद्देशिका में देखने को मिलता है, जो बात करती है आपकी न्याय की। जो 3 तरीके के न्याय हैं आपकी, उसकी बात की गई है भारतीय संविधान की उद्देशिका में। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 14 में, तो आर्टिकल 14 भी आपको एक तरीके से जो पूरी तरीके से रूल ऑफ लॉ पे बात करता है। और इसमें एक केस है एक क्रेफक का, जो आपको अभी पहले मैंने बता दिया है। रूल ऑफ लॉ पूरे संविधान में समाहित है और ये जो नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है ये भी हमारे पूरे संविधान में समाहित है। और यही केस है एक क्रेफक के केस में बताया गया था कि भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ और प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जो है आर्टिकल 14 में समाहित है। फिर हम अगला केस देखते हैं बिहार राज्य वर्सेस सोनावती देवी का। विधि के शासन का सार यह है कि राज्य के अंतर्गत प्रत्येक प्राधिकारी अपने को विधि द्वारा आबद्ध समझते हैं तथा कानून का पालन करें। न्यायिक निर्णय के पालन से कार्यपालिका की बेइज्जती नहीं होती है बल्कि उसका मान बढ़ता है और रूल ऑफ लॉ को बल मिलता है। फिर केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य और इंदिरा नेहरू गांधी बनाम केरल राज्य, ये भी बात करते हैं दोनों कि रूल ऑफ लॉ संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी रूल ऑफ लॉ जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, वो किन 2 केसों में कहा गया है, तो वो केशवानंद भारती और श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम केरल राज्य में। ईपी रुपैया के केस में, तमिलनाडु के केस में पीएन भगवती कहते हैं कि समता एवं मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। ये भी रूल ऑफ लॉ पे आधारित है। मेनका गांधी का केस है, भीम सिंह का केस है, डीसी बाधवा का केस है, रुदल शाह का केस है। ये सारे केस में जो बातें कही गई हैं कि जो व्यक्ति है वो हमारे संविधान में रूल ऑफ लॉ के अधीन है, वो चाहे कोई सरकार का कोई भी व्यक्ति हो, आम नागरिक हो, सभी रूल ऑफ लॉ के अधीन है। शीला बरसे का केस जो है पुलिस अभिरक्षा में रखी गई महिला के दुर्व्यवहार करने से संबंधित है और विधि के शासन का उल्लंघन से संबंधित है और ये भी केस हमारा रूल ऑफ लॉ पे आधारित है। फिर स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल 1942 का केस है। इसमें भी कहा गया था कि रूल ऑफ लॉ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शारीरिक संरचना में धमनी का काम करता है। ये कोटेशन एक बार पूछी गई है कि किस वाद में ये कहा गया है कि रूल ऑफ लॉ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शारीरिक संरचना में धमनी का यानी नस का काम करती है। वो कहा गया था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल 1942 के केस में। तो एक तरीके से आप सभी ने देखा कि रूल ऑफ लॉ भारतीय संविधान के किन किन आर्टिकलों में है, उससे संबंधित केस क्या है। तो एक तरीके से आप सभी को लिखना है कुक महोदय से, फिर डाइसी महोदय पे आना है, फिर डाइसी महोदय की तीनों बातों को लिखना है, फिर हमारे रूल ऑफ लॉ हमारे संविधान में किन किन आर्टिकलों में है उसकी बात करना है, फिर उससे संबंधित जो प्रमुख केस हैं उसके बारे में लिख देंगे और आपका क्वेश्चन एकदम कंप्लीट हो जाएगा और आप जो है अच्छे नंबर पाएंगे। और जितने भी जो हमारे नेट के विद्यार्थी हैं उन जिन बातों को मैंने बताया है वो तीनों आपसे कहीं चीज़ें पूछ लेंगे, किसका भारतीय संविधान में है स्थान, किसका नहीं है और किन किन आर्टिकलों में बात की गई है, किस केस में क्या बात की गई है। यहीं से क्वेश्चन रूल ऑफ लॉ से आएगा। आर्टिकल 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डाइसी का रूल ऑफ लॉ है पूरी तरीके से उसी पे बेस है। अगली बात हम देखेंगे ड्वाइट एस्नेटू, यहाँ से टिप्पणी लिखने की आती है और यहाँ पे बात की गई थी यूजीसी नेट की परीक्षा में कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना 1779 में की गई थी। उसके जनक जो थे नेपोलियन बोनापार्ट थे, जो तानाशाह थे जर्मनी के। इन्होंने फ्रेंच में 2 प्रकार के न्यायालय स्थापित किए थे, एक तो साधारण न्यायालय, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। साधारण न्यायालय साधारण जनता के लिए
विवादों का निपटारा करने के लिए थे, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट सरकार, जनता के लेन देन और पदाधिकारियों के मध्य उत्पन्न विवादों के निपटारे के लिए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव का जो प्रेसिडेंट को कोर्ट या वहाँ पे जो काउंसिल डेटा कहा जाता था, यानी फ्रेंच का जो न्याय मंत्री होता था, यह प्रशासन की जो भी बीतियाँ होती थी उनके विरुद्ध उपचार प्रदान करता था, या इक्विटी और ट्रस्ट और गुड कंसेंस पर आधारित था, यानी कि ये सदिच्छा पर और रिजु विचारण पर ये सारी बातें करता था। तो ये क्या काम करता था इसके बारे में देखेंगे। ये काम करता था सरकारी सेवकों द्वारा दोषपूर्ण कार्य के लिए जनता को क्षतिपूर्ति दिलाता था, इनकम टैक्स के कार्य को देखता था, सरकारी कर्मचारियों के वेतन भत्ते, नियुक्ति और सेवा पदोन्नति इत्यादि को देखता था, और लोक सेवकों के क्षेत्राधिकार से संबंधित ये काम देखता था। और इस पे जो केस है, वायरल का जो केस है, यह अभ्यर्थी को बिना कारण बताए सिविल सेवा परीक्षा देने से रोक दिया गया था। इस न्यायालय द्वारा परीक्षा में शामिल होने की इजाज़त दिया था। एक ये फॉर्चून का भी मामला है। तो इस केस में हुआ था कि सरकार द्वारा दिए गए प्रतिकूल टिप्पणी के आधार पर उसे लोक सेवा परीक्षा देने पर रोक लगाया था, जिससे अधिकरण द्वारा उपचार प्रदान किया गया था। इसी के संबंध में प्रोफेसर डाइसी महोदय ने इसमें भेद को रूल ऑफ लॉ का उल्लंघन माना तथा कहा कि सभी लोग की जो है साधारण विधि के अधीन है। तो एक तरीके से आपने ये देख लिया। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है जो प्रशासनिक विधि में है, लोकहितवाद, जो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि लोकहितवाद। तो लोकहितवाद सामान्य नियम यह है कि न्यायालयों में अपने अधिकारों की रक्षा हेतु केवल वही व्यक्ति जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो। ये तो एक सामान्य नियम है कि सामान्य नियम क्या है कि न्यायालय में अपने अधिकारों की रक्षा हेतु केवल वही व्यक्ति जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो। लेकिन ये पहले का नियम था, ये आज का नियम नहीं है। इसे लोकस स्टेंडी यानी कि जो है अधिस्थित या सुने जाने का नियम कहा जाता था। ठीक है, ये जो बात थी कि जिस व्यक्ति के अधिकार का हनन हो वही व्यक्ति कोर्ट में जा सकता था, ये लोकस स्टेंडी यानी सुने जाने का नियम था। लेकिन आज का जो नियम है वो लोकहितवाद का नियम है, और लोकहितवाद इस सामान्य नियम का अपवाद है जिसके आधार पर ऐसे व्यक्ति जो गरीब, अशिक्षा इत्यादि आधारों पर न्यायालय से अपने अधिकारों की रक्षा हेतु उपचार पाने में असमर्थ हैं, उनकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति या संस्था वाद दायर कर सकती है। और इस देखते हैं कि लोकहितवाद की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। तो लोकहितवाद की उत्पत्ति जो है, लोकहितवाद का अविकसित रूप रोमन विधि की जो है एक जो वहाँ पर है क्या बोलते हैं एक्टियो पॉपुलेस की प्रथा में प्राप्त होती है, जिसमें कुछ मामलों में कोई अन्य व्यक्ति को जो प्रत्यक्ष रूप से मामले से संबंधित न हो वाद दायर कर सकता है। आधुनिक जो पीआईएल की शुरुआत है वो यूएस में हुई थी, और इंग्लैंड में पीआईएल की शुरुआत जो है ब्लैकबर्न केस से शुरुआत हुई थी। और जो इंडिया में इसकी शुरुआत हुई है उसको हम देखते हैं क्योंकि यहीं से हमारा क्वेश्चन बनता है। तो भारत में पीआईएल की शुरुआत जो है वो हम देखते हैं अपने भारतीय संविधान की उद्देशिका में, जिसमें बात की गई है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। इससे क्या स्पष्ट होता है कि भारत में पीआईएल जो है जो सामाजिक न्याय के रूप में समाहित किया गया है। और हमारे सीपीसी का जो ऑर्डर है 33, ऑर्डर 44, ऑर्डर 33, ये सारे ऑर्डर 34 का जो रूल 18 है ये भी क्या है एक तरीके से लोकहितवाद की बात करते हैं। सीआरपीसी का जो प्रोविज़न है 273 और 304 ये भी लोकहितवाद पर आधारित हैं। और एक हमारा केस है एमएच हास्कट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस है, जिसमें बात की गई थी फ्री लीगल एड आर्टिकल 21 में एक फंडामेंटल राइट है, और इसके जो जस्टिस थे वो कृष्ण अय्यर महोदय। और यहीं से हमारी शुरुआत होती है लोकहितवाद की। और इससे संबंधित एक है विधिक सेवा प्राधिकरण 1987, और आर्टिकल 38 भी जो बात हमारा सपोर्ट करता है पीआईएल का, वो क्या करता है ये भी एक तरीके से सपोर्ट करता है। और वितरणात्मक न्याय जो वहाँ पे अरस्तु महोदय ने दिया था वो भी हमारे जो है किसी न किसी तरीके से लोकहितवाद को सपोर्ट करता है। आर्टिकल 42 जो 42 अमेंडमेंट के द्वारा 42 सेकेंड अमेंडमेंट के द्वारा जो है 42 अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ा गया था। तो विधिक सहायता के अस्त्र के रूप में सबल अस्त्र जो बनाया गया ये पीआईएल बनाया गया, और ये जो आधारित है यूबी जस्ट आईबी रेमेडियम पर, जो एसबी बनाम वाइट के केस में जस्टिस होल्ड महोदय ने प्रतिपादित किया था, वहीं से ये निकल के ये सारी चीज़ें
को रिलेट करती हैं। और आर्टिकल 32 भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो भी कहीं ना कहीं इन पीआईएल की शुरुआत का एक कारण हुआ। तो पीआईएल के हम गुण देखते हैं कि इसमें कोर्ट फीस नहीं लगती है, या लोकस स्टेंडी के नियम का अपवाद है, या जुडिशरी द्वारा उत्पन्न किया गया है। इसमें पिटीशन पीड़ित समाज का कोई भी व्यक्ति, संगठन या सामाजिक संस्था या न्यायालय दायर कर सकता है, या पिटीशन लेटर, न्यूज़पेपर इत्यादि के आधार पर भी दायर किया जा सकता है। यह जो पिटीशन दायर करने वाले व्यक्ति का उस मामले में पर्याप्त हित होना चाहिए। और पीआईएल आर्टिकल 32 के अधीन सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में दायर की जा सकती है। केवल एक व्यक्ति अपने अधिकारों का उल्लंघन के लिए पीआईएल दायर नहीं कर सकता है। यह जो है जुरिस्प्रूडेंस की नई अवधारणा है। इसमें याचिका जो है गुड फेथ के आधार पर दायर की जाती है। ये फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड लीगल राइट तीनों के उल्लंघन के लिए दायर की जा सकती है। पीआईएल वापस नहीं ली जा सकती है। इसके लिए जो है कोर्ट की अनुमति अनिवार्य है। जो बात कही गई थी ये कोर्ट की अनुमति लेना अनिवार्य है। एसपी आनंद वर्सेस एचडी देवगौड़ा के केस में 1997 का केस है। इसमें कहा गया था कि पीआईएल वापस नहीं ली जा सकती क्योंकि इसके लिए कोर्ट की अनुमति लेना अनिवार्य है। यह साम्या के सिद्धांत पर आधारित है। साम्या की शरण में आने वाले को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए, ये बात साम्या कहती है। और ये जो लोकहितवाद है वो ये सारी बातें करता। तो आपने देख लिया कि लोकहितवाद है हमारे भारतीय संविधान के किन किन प्रावधानों से जुड़ा हुआ है, सीआरपीसी के, सीपीसी के किन प्रावधानों से जुड़ा हुआ है, ये आपने देख लिया। किस तरीके से केस नैयर जस्टिस ने इसकी पहले शुरुआत की और लोकस स्टेंडी का अपवाद है, ये आपने देख लिया। फिर भारत में लोकहितवाद की शुरुआत जो प्रमुख वाद हैं उसमें है मुंबई कामगर सभा वर्सेस अब्दुल भाई के वाद में जो है जस्टिस केस नैयर ने यह कहा कि अब समय आ गया है कि लोकस स्टेंडी के नियम को शिथिल किया जाए, जो एक तरीके से रोकता था कि जिस व्यक्ति के अधिकार का हनन होता वही व्यक्ति जो है आए कोर्ट में केस करने। तो उस बात को एक तरीके से कहते थे कि ख़त्म करने का काम आ गया था। ये बात मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल भाई AIR 1976 के केस में कहा गया। फिर हमारा एक केस आता है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1982 का केस है और इसी केस के द्वारा आप देखेंगे कि क्या होता है। इसमें 7 जज होते हैं और इसके जस्टिस PN भगवती हैं जो निर्णय देते हैं 4:3 में। इस वाद में ही जस्टिस PN भगवती द्वारा PIL की भारत में उत्पत्ति की बात करते हैं और जो जजेस ट्रांसफ़र केस के नाम से भी ये प्रमुखवाद जाना जाता है। और इसमें PIL की परिभाषित करते हुए जस्टिस जो है हमारे PN भगवती कहते हैं कि लोकहित से प्रेरित कोई भी व्यक्ति या संस्था आर्टिकल 32 के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका दायर कर सकता है जो निर्धनता, अशिक्षा या किसी अन्य कारण से न्यायालय में वाद दायर करने में असमर्थ है। यानी कि जो PIL की शुरुआत है, PIL का जनक हैं वो PN भगवती महोदय हैं। और PN भगवती महोदय से पहले कौन से न्यायाधीश थे? तो कृष्ण अय्यर महोदय थे, क्योंकि ये कहते थे कि लोकस स्टेंडी का जो अवधारणा थी वो पीछे छोड़ देना चाहिए और हमें आज लोगों के हित के लिए आगे आना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति निर्धन है, कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से न्यायालय में नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो PIL के महोदय से आर्टिकल 32 के अंतर्गत न्यायालय में आ सकता है। तो इसकी शुरुआत PN भगवती महोदय ने किया। फिर सादरा पहाड़िया के केस वर्ष बिहार राज्य के मामले में जो है एक पत्र द्वारा PIL दायर किए गए। फिर परमानंद जो कटारिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 का, ये भी जो है CPC के जो आपका देखते हैं 357B CRPC के सेक्शन है, इसमें बात की गई। तो ये संबंधित केस हैं। तो एक तरीके से आपने शुरुआत देख ली, केस देख लिए और ये केस आप सभी पढ़ लेना एक बार, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं है। PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और यहाँ से कुछ केस हैं जो मुरली देवगौड़ा का है, जो सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध है, ये भी PIL डायरेक्ट दायर की गई थी। अशोक कुमार पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी PIL से संबंधित है। और इन सभी में PIL को प्रचारहित मतलब एक राजनीतिक और प्रशासनिक वाद के लिए नहीं दायर किया जा सकता बताया गया था। और अनिल यादव का केस है, ये भी अखफुड़वा केस के नाम से भी जाना जाता है। राजीव रंजन सिंह का केस है, ये भी चारा घोटाले के नाम से आना था। ये सारे केस अब एक बार देख लेना और एक बार PIL अच्छे से लिख के आना। फिर हम अब बात करेंगे रिट पे। रिट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और मैं आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि टिप्पणी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, वहाँ पे भी इस रिट से क्वेश्चन बनता है। तो रिट
यानी कि याचिकाएं, या इसको हिंदी में लेख या आज्ञा पत्र भी कहा जाता है। रिट इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर आधारित हैं। रिट किस पे आधारित हैं? इंग्लैंड के कॉमन लॉ पर आधारित हैं। ये इंग्लैंड से ली गई हैं और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट या जो है जो चार्टर एक्ट द्वारा भारत के 3 प्रशासनिक नगरों कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी और इन्हें रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। हाईकोर्ट एक्ट 1861 द्वारा हाईकोर्ट की स्थापना की गई और सुप्रीम कोर्ट की जो अधिकारिता समाप्त की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में जो है फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई और भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 को की गई थी। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के केवल मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए रिट जारी कर सकती है, जबकि आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट है मूल अधिकारों एवं अन्य अधिकारों के उल्लंघन पर भी जारी कर सकता। तो क्वेश्चन भी यहाँ से पूछा था कि रिट की अधिकारिता में सबसे ज़्यादा किसके पास अधिकार हैं, तो वो हाई कोर्ट के पास है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए ही रिट जारी कर दिया सकता है, क्योंकि कोर्ट जो हाई कोर्ट है उसको अन्य अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी करने का अधिकार है। फिर जो है बात करते हैं जो परिसीमा विधि की, परिसीमन अधिनियम की, लिमिटेशन एक्ट की। तो रिट के मामले में परिसीमन विधि लागू नहीं होती। 1963 का जो एक्ट है उस पर लागू नहीं होती है। और ये बात की गई है कहाँ पे? ये बात की गई 1963 के एक्ट में। और सामंत महोदय कहते हैं कि बिल सक्रिय की सहायता करती है, सुषुप्त व्यक्ति और नहीं करती है। यानी लिमिटेशन एक्ट के संबंध में जो उस महत्वपूर्ण उक्ति है वो कहते हैं सामंत महोदय कि बिल सक्रिय की सहायता करती है, सुषुप्त व्यक्ति नहीं करती है। और ये बात जो है परिसीमा विधि पर रिट लागू होती कि नहीं लगती है, ये बात जो है त्रिलोक चंद्र मोती चंद वर्सेस HV मुंशी के केस में कहा गया था। और दयाब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें भी कहा गया था कि रिटों में जो रेस जुडिकेटा लागू होता है, परंतु हेबियस कार्पस में रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता। यानी कि ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस केस में कहा गया है कि रेस जुडिकेटा का सिद्धांत कहाँ पे लागू होता है और कहाँ पे नहीं लागू होता। तो लगभग सभी रिटों में लागू होता है, परंतु हेबियस कार्पस में रेस जुडिकेटा लागू नहीं होता है। ये बात गुलाम सरवर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कही गई। तो आर्टिकल 32 और 226 यूबी जस्ट आईबी रेवेनियम पर आधारित है। तो सेवा संबंधित मामलों के मैटर पे हम देखते हैं कि सेवा संबंधित मैटर में जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं की जा सकती है, याची को पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए। फिर अगला बात हम देखते हैं कि मूल अधिकारों के उल्लंघन पर आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा था। रिट कितने प्रकार की होती हैं ये सभी को पता है। रिट 5 प्रकार की होती हैं। पांचों प्रकार में से एक ना एक आपको पेपर में 101% कल टिप्पणी में मिलेगी या पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखने में मिलेगी। तो पहली आपकी रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरी है परमादेश, फिर अधिकार प्रेक्षा, प्रतिषेध रिट और उत्प्रेषण रिट। ये यूजीसी नेट की परीक्षा में इसका क्रम पूछा गया था, ये भी आप सभी को याद करके जाना है। तो हेबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, ये आर्टिकल 21 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 22 के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। आर्टिकल 359 के अनुसार आपातकाल में भी आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। और ये आप एक सेक्शन भी आप आईपीसी में देखेंगे, सेक्शन 100 जो उसका एक्सप्लेनेशन नंबर 6 है, और सेक्शन 341 और 345 ये भी आपको रिलेट करके देखना है। और सीआरपीसी के सेक्शन 97 और 98 जो हैपियस कॉर्पस की बात करता है, वहाँ पे जो ये जहाँ पे नहीं लागू होती उसकी बात की गई है। फिर टॉर्ट में आप देखते हैं, उसमें भी आप देख लेंगे एक बार। फिर जो ये केस जो है आपको देखना है, और इसमें बात की गई है कि हेबियस कार्पस लागू है रेस जुडिकेटा में या नहीं लागू है, ये बात कही गई थी। ठीक है, हेबियस कार्पस का जो हेबियस का मतलब है और कार्पस का मतलब है दी बॉडी, अर्थ है शरीर को पेश करो। जो हेबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो अर्थ है शाब्दिक, वो है शरीर को पेश करो। यह सबसे प्राचीन रिट है, पूछा भी क्वेश्चन जाता है कि सबसे प्राचीन रिट कौन सी है, तो हेबियस कार्पस। और ये जो है
रूलनीसी या कारण बताओ नोटिस यानी हेबियस कॉर्पस जारी की जाती है। यह रिट प्राइवेट व्यक्ति या सरकारी प्राधिकारी दोनों के विरुद्ध लागू होती है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी रिट प्राइवेट व्यक्ति और सरकारी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध लागू होती, तो ये रिट है सरकारी और प्राइवेट व्यक्ति दोनों के विरुद्ध लागू की जाती है। और इसके संबंध में लॉर्ड रिट महोदय कहते हैं कि हाईकोर्ट का जो ये गणनांतरीय मूल यह है कि यह अपीलार्थी की स्वतंत्रता को तुरंत निश्चित करती है। ठीक है। फिर ब्लैकस्टोन महोदय कहते हैं इस रिट के बारे में कि इसकी जड़ें कॉमन लॉ के वंश में गहरी हैं तथा प्राचीन हैं। फिर एक केस है आपका जो इसमें बात की गई है, जस्टिस पार्कर ने कहा है कि हेबियस कॉर्पस रिट में अनुक्रमिक आवेदनों का अधिकार नहीं है, परंतु यदि नए तथा ताज़ा आधार हों तो वाद की याचिका पर रोक नहीं है। फिर इसका जो अर्थ देखेंगे कि हेबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है, तो इस रिट के माध्यम से न्यायालय जो निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष सशरीर पेश करने का आदेश दे सकती है, परंतु ये कानू सान्यावाल वर्सेस जिला मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग 1974 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निरुद्ध व्यक्ति को सशरीर पेश किया जाना इस रिट का जो सारवान लक्षण नहीं है। इस रिट की मांग निम्नलिखित व्यक्ति कर सकते हैं। एक तो पीड़ित व्यक्ति कर सकता है, दूसरा ऐसे व्यक्ति से हितबद्ध व्यक्ति कर सकता है, अत्यंत अपरिचित व्यक्ति मांग नहीं कर सकता है। और इस रिट को जारी करना के लिए न्यायालय में आवेदन शपथ पत्र के साथ दिया जाता है तथा न्यायालय जो है क्या करता है, इसको प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टया जो है जारी करता है। हेबियस कॉर्पस के जारी करने के आधार क्या है, यह जो है किसी निरोध प्रक्रिया का उल्लंघन करने के लिए किया जाता है, या गिरफ्तारी का आदेश किसी विधि के उल्लंघन में किया जाता है, किसी व्यक्ति को किसी प्राइवेट व्यक्ति के निरुद्ध किया जाता है तब जारी किया जाता है, किसी व्यक्ति को अवैध विधि के अधीन निरुद्ध किया जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। और निरुद्धि का आदेश दुर्भावनापूर्ण से अगर ग्रसित है तब भी ये रिट जारी किया जाता है। इस पर प्रमुख केस है एडीएम जबलपुर शिवाकांत शुक्ला 1976 का केस है, जिसमें जस्टिस खन्ना ने क्या अल्पमत में निर्णय दिया था और कहा गया था कि जब मूल अधिकार निलंबित हैं तब भी वो क्या है, व्यक्ति अवैध रूप से अगर निरुद्ध है तो हेबियस कॉर्पस की मांग नहीं कर सकता है। 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा आर्टिकल 359 में यह जोड़ दिया गया कि जब मूल अधिकार निलंबित हो तब भी आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं किया जा सकता है। और फिर क्या है कि यह रिट निम्नलिखित दशाओं में जारी नहीं की जा सकती है, जब निरुद्धि वैध हो, जब निरुद्धि का आदेश सक्षम न्यायालय ने दिया हो, जब निरुद्ध किसी वैध विधि के अधीन की गई हो। और इसी पर केस हैं रुदल साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार भीम सिंह। ये सब आपको पता है कि इसमें एक तरीके से बहुत लंबे समय तक इन लोगों को क्या किया गया था, जेल में रखा गया था, उसके लिए सरकार ने क्षतिपूर्ति भी दी गई थी। फिर हम देखते हैं अगली रिट जो है परमादेश रिट या मेंडमस रिट। इस रिट ऑफ इसको जस्टिस भी कहा जाता है। यह सिविल नेचर की होती है, यह हेबियस कॉर्पस को छोड़कर सभी रिटों में समाहित होती है। उत्पत्ति इंग्लैंड 1215 में मैग्ना कार्टा द्वारा हुई थी और मिडलेसन के बाद में 1571 में मेंडमस जारी किया गया था सर्वप्रथम। और भारत में आर वर्सेस वारेन हेस्टिंग 1775 में यह अधीनस्थ न्यायालय लोक निगम लोक अधिकारियों को कोई कार्य करने या कोई कार्य न करने के लिए जारी की जाती थी। यह रिट तभी जारी की जाती थी जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार विधिक या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ था तथा ये अधिकारों के विपक्षी से मांग करने पर उसने इनकार कर दिया था। विपक्षों पर या ऐसे कार्य को करने का विधिक या लोक कर्तव्य होना चाहिए था, उस कार्य को करने के लिए वह विधि द्वारा बाध्य होना चाहिए, तभी ये रिट क्या होती है, जारी की सकती है। निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं जारी की सकती है, यानी कि ये रिट जो है परमादेश किन व्यक्तियों के द्वारा विरुद्ध नहीं जारी किया, ऐसा व्यक्ति जिसका कोई कार्य किया जाना नैतिक कर्तव्य हो तब नहीं जारी की सकती है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध यह नहीं जारी की जा सकती है। यह जो है एक तरीके से जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है उसके विरुद्ध नहीं जारी कर, कोई आदेश अगर पालन कर रहा है, या संसद या राज्य विधानमंडल के विरुद्ध कोई भी विधि बनाने के लिए जारी नहीं की जा सकती है। यह रिट प्राइवेट व्यक्ति या जो है अनिगमित निकाय के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती तथा जबकि उसे सार्वजनिक कर्तव्य पालन करने का कर्तव्य किया गया हो। संविदात्मक मामलों में यह रिट जारी नहीं की जा सकती है। अपवाद है जो एक तुम्हारे उसको देख लेना। फिर न्यायपालिका के विरुद्ध न्यायिक प्रगति के कार्यों में मेंडमस जारी नहीं किया जा सकता है, परंतु एडमिनिस्ट्रेटिव प्रगति के कार्यों में मेंडमस क्या है, जारी की जा सकती है। तो एक तरीके से ये आप सभी को पता चल गया कि किस मामले में जारी किया जाता है। और अगली हमारी विधि है को वारंटो यानी कि अधिकार प्रेक्षा। यह कोई
व्यक्ति किसी लोक पद पर अवैध रूप से काबिज है तो इस रीट के माध्यम से न्यायालय उस व्यक्ति को उसकी नियुक्ति का आधार पूछते हुए हटा सकता है कि भाई आप किस हैसियत से यहाँ पर काबिज हैं। तो इस आधार को पूछते हुए ये रीट क्या किया जाता है, जारी की जाती है। यदि वह व्यक्ति उस पद पर वैध रूप से काबिज है तो इस रीट के माध्यम से उसके पद को संरक्षित किया जा सकता है। इस रीट को डॉक्ट्रिन ऑफ अम्ब्रेला का सिद्धांत भी कहा जाता है, जो इंडियन एविडेंस की धारा जो है 9 में समाहित है। आर कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2001 के केस में कहा गया है कि ऐसे लोग पद पर नियुक्त करने वाले व्यक्ति को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं है। यह रिट इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1198 ईस्वी में चर्च के पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी की गई थी। और मैसूर यूनिवर्सिटी वर्सेस CD कनाडा के केस में SC ने कहा था कि रिट 2 प्रकार से ये संरक्षण, एक तो संरक्षण देता है और पद से हटाती है। यदि कोई व्यक्ति यह साबित कर दे कि पद पर कोई व्यक्ति काबिज है, वह लोक पद है, तो उस पद पर काबिज व्यक्ति के लिए योग्य नहीं है, तो इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति को हटाया जा सकता है। फिर इस रिट में जो है यह निम्नलिखित दशाओं में जारी की जा सकती है। वो कौन कौन सी दशाएं हैं? तो लोक प्रकृति का कोई पद हो तो ये जारी की जा सकती है। ऐसा पद सारवान होना चाहिए तब ये जारी की जा सकती है। ऐसा पद पर नियुक्त होने की योग्यता धारण करने वाले व्यक्ति नहीं रखता हो तब ये जारी कर सकता है। ऐसा पद संवैधानिक होना चाहिए तब भी ये जारी की जा सकती है। और ऐसे ही बहुत जो आपके अधिकार हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है अवैध रूप से किसी पद पे दावेदार हो गया है तब भी वो क्या है, इस रिट के माध्यम के द्वारा हटाया जा सकता है। तो अब अगला रिट हमारा है प्रतिषेध, यानी कि जो हम बात करेंगे प्रतिषेध रिट की। इस रिट का जो सारवान तथ्य है, जो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन जो है कोर्ट की बात करता है। यह रिट वाद या कार्यकारिणी की लंबित अवस्था में जारी की जाती है। जब ये लंबित होता है और ये निगेटिव नेचर की रिट है। यह रिट अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध जारी की जाती है। जब कोई न्यायालय अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर किसी वाद या कार्रवाई की सुनवाई करता है तो यह कार्रवाई को क्या करती है, लंबित अवस्था में वरिष्ठ न्यायालय ऐसे वाद या कार्रवाई पर रोक लगा सकता है। यह रिट जुडिशियल या कोसी जुडिशियल दोनों प्रकार की होती है, यानी न्यायिक अर्धन्यायिक दोनों प्रकार की होती है। यह रिट निम्नलिखित दशाओं में जारी की जा सकती है। यदि न्यायालय अपनी क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करता है तब ये जारी कर दिया जा सकती है। ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं तो इसमें नहीं किया जा सकता है। ये मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं या नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं या कोई अधिकारतातीत कार्य कर देते हैं तो ये न्यायालयों के अधीन जो भी सर्वोच्च उसका न्यायालय होगा वो जारी क्या करेगा, जारी कर सकता है। अगर अपील का प्रावधान ना होते हुए भी कोई अपील ग्रहण कर लेता है तब भी ये जारी किया जा सकता है। तो यह रिट कार्रवाई की लंबित अवस्था में जारी की जा सकती है। यदि मामले में निर्णय आ गया है तो जो है प्रोविजन की रिट जारी ना करके जो सेसुरी आपकी रिट है उसको जारी की जा सकती है। जो उत्प्रेक्षा रिट के बारे में हम देखते हैं। उत्प्रेक्षा रिट जो है आपको प्रमाणित करने की बात करता है और यह जो है रिवीजन की प्रक्रिया के समान है। यह रिट भी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण के विरुद्ध जारी की जा सकती है जब किसी मामले में निर्णय, डिग्री या आदेश पारित कर दिया गया है। यह वरिष्ठ न्यायालय यह पता लगाता है कि ऐसा निर्णय, डिग्री या आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत दिया गया है या अधिकारिता से बाहर जाकर दिया गया है, तो ऐसे डिग्री या निर्णय के जो है आपास्त करने के लिए ये रिट जारी किया जाता है। यह रिट मूल अधिकारों को पोस्टमार्टम करती है। यह रिट निम्नलिखित दशाओं में जारी की जा सकती है। नंबर 1, इसमें ऐसी क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जाता है जो उसमें निहित न हो, क्षेत्राधिकार की तुष्ट अभिलेख की इंगित करती हो, नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन किया गया हो तब भी यह जारी किया जा सकता है। यह रिट जो है वैकल्पिक उपचार प्रदान करती है। यह रिट जो है कौन कौन से इसके अपवाद हैं। एक तो नेचुरल जस्टिस सिद्धांत का उल्लंघन होने पर, मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर, क्षेत्राधिकार के अभाव में पारित की जा सकती है। क्षेत्राधिकार से अगर बाहर जाकर काम का आदेश दिया गया है तब भी ये रिट जारी किया सकता है। तो इस तरीके से आपको बहुत तेज़ी के साथ मैंने रिट बता दिया। तो आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा और आपका ये रिवीजन पर्पस से बनाया गया एक वीडियो है जो आपको रिवाइज करवा देगा कि आपकी प्रशासनिक विधि में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या उसका कॉन्सेप्ट है। अगला हमारा सिद्धांत है जो नेचुरल जस्टिस सिद्धांत है। प्राकृतिक न्याय की उत्पत्ति जो है यूनान से हुई। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था कि प्राकृतिक न्याय की उत्पत्ति जो है कहाँ हुई, ग्रीस यानी यूनान में हुई। प्राकृतिक नियमों के अनुसार न्याय करना ही प्राकृतिक न्याय कहलाता है। यह न्याय साम्य शुद्ध अंतःकरण पर आधारित होता है और ये बात कही गई है। एक वाद है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम का केस है जिसमें कहा गया है कि न्याय शुद्ध जो न्याय है रिजु
और प्राकृतिक न्याय के महान उदाहरण हैं। न्याय और ऋजु प्राकृतिक न्याय के महान उदाहरण हैं। ये कोटेशन, ये मतलब जो बात है पूछी गई थी कि किस केस में कहा गया था, तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम के केस में कहा गया था। रीज बनाम बाल्बिन केस 1974 का है, जिसमें जस्टिस रीट महोदय ने इस केस को जो है नेचुरल जस्टिस सिद्धांत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो रीट महोदय ने कहा था कि प्राकृतिक न्याय की हूबहू परिभाषा देना संभव नहीं है। प्राकृतिक न्याय से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जो परिस्थितियों के अनुसार एक व्यक्ति को उचित लगे। वर्तमान में नेचुरल जस्टिस सिद्धांत के 3 सिद्धांत हैं। एक तो आर डी अटरम पटरम, जो दूसरे पक्ष को सुनो, एक है रूल अगेंस्ट बायर यानी पक्षपात के विरुद्ध नियम, और एक है रीजन डिसीजन यानी निर्णय के पीछे का कारण। ये 3 प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के आपके सिद्धांत हैं। एक है दूसरे पक्षकार को सुनो, पक्षपात के विरुद्ध नियम और निर्णय के पीछे का कारण। ये 3 हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसको पहले सुनना चाहिए, और उस पक्षपात के विरुद्ध नियम के बारे में रूल अगेंस्ट बायर, तो यानी कि 3 नियम जो हैं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत से संबंधित हैं। तो भारतीय संविधान में नेचुरल जस्टिस सिद्धांत, तो संपूर्ण भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया गया है, और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो आर्टिकल हैं उनको अब मैं आपको बताऊँगा। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14 में मुख्य रूप से नेचुरल जस्टिस सिद्धांत समाहित किया गया है, और ये बात BK यादव वर्सेस जस्टिस MA इंडस्ट्रियल लिमिटेड के बाद में यह कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आर्टिकल 14 में समाहित है। एक क्रेपेक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 1970 का केस है में कहा गया कि जस्टिस हेगड़े ने कहा कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत जो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव तीनों कार्रवाइयों में लागू होता है, उसका उद्देश्य है न्याय सुनिश्चित करना। फिर अगला केस आप देख लेना ये सारे केस, और फिर मेनका गांधी का केस जो इंपॉर्टेंट है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है, जिसमें कहा गया था कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत विधि में निष्पक्षता लाता है, और अनुच्छेद 21 विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी नेचुरल जस्टिस सिद्धांत का ही पालन करती है, और ऐसी प्रक्रिया उचित, ऋजु और न्यायपूर्ण होनी चाहिए। ये बात कहाँ की गई थी? ये बात न्याय जो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था। हम इसके जो सिद्धांत हैं उनको देखेंगे। आर.डी. अटरम पटरम का सिद्धांत जो है, तो दोस्तों एक बात आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो दोस्तों थोड़ा तेज़ी के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है, और आप सभी को ये बात केवल एक बार सुन लेंगे, समझ में आ जाएगा, तो आप वहाँ पे लिख पाएंगे, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और यूजीसी नेट के भी परीक्षार्थियों का बहुत जल्द एग्जाम है, तो ये जितने भी केस हैं, जो बातें हैं मैं आपको बता रहा हूँ, उनको एक तरीके से आपको याद रखना है, और परीक्षा में आपको पास होना है, परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है। तो मुख्य मुख्य बातों को पढ़ के और जहाँ से क्वेश्चन बनता है उन बातों को हम देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे जो नेचुरल जस्टिस सिद्धांत है, और उसमें सबसे पहला जो उसका सिद्धांत का जो पहला जो वो है, आपको वहाँ पे मैं बात करूँगा। इसमें बात की गई है आर.डी. अटरम पटरम, जो आपको मैंने पहले 3 सिद्धांतों में देखा था। ये कहता है कि जब कोई प्राधिकारी किसी व्यक्ति के अधिकार या दायित्व के बारे में कोई निर्णय देता है, तो उस पक्षकार को जो है सुना जाना आवश्यक है। और ये सबसे पहले बात कही गई थी, ये प्रथम वाद है सम्राट वर्सेस चांसलर कैम्ब्रिज विधि का मामला है, 1723 का मामला है। इस वाद में सुने जाने के अधिकार को मान्यता दी गई थी, और इसका इतिहास बताते हुए कहा गया है कि प्रथम बार सुनवाई स्वर्ग में ईश्वर ने आदम को स्वर्ग में फल खाने से मना किया था, और आदम ने फल खा लिया था, और ईश्वर ने आदम को पूछा कि क्या तुमने फल खाया? अतः ईश्वर ने सुनवाई का नियम का पालन किया। यानी कि आप सभी को मैंने एक बार ये स्टोरी भी क्लास में बताई थी कि एक बार ईश्वर ने क्या किया था कि एक व्यक्ति को, आदम का मतलब एक व्यक्ति को वहाँ पे नियुक्त कर दिया था कि इस पेड़ की रक्षा करना, और पेड़ की रक्षा करने के समय वो कहते हैं कि इसकी पूरी तरीके से देखभाल करना। ईश्वर वहाँ से चले जाते हैं, और व्यक्ति क्या करता है, उस फल को तोड़ के खा लेता है। तो जब ईश्वर था, ईश्वर को तो सब कुछ पता होता है कि कैसे इसने खाया है, किस वर्ष खाया है, तो फिर भी ईश्वर ने उसको सुना। तो इसलिए कहा जाता है कि जब ईश्वर ने सुना था, तो व्यक्ति को भी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जब डिसीजन लेना होता है, तो नेचुरल जस्टिस सिद्धांत का पालन करते हुए क्या करना है, उस व्यक्ति को सुना जाना आवश्यक है। इसी बारे में जो है लॉर्ड हिबर्ट महोदय कहते हैं कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि प्रतीत भी होना चाहिए। यानी किस व्यक्ति ने कहा है कि न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, प्रतीत होना चाहिए? ये लॉर्ड हिबर्ट महोदय ने कहा है। फिर अगली जो बात है, सुने जाने के अधिकार की 2 बातें शामिल हैं। एक तो सूचना देने की बात, दूसरी सुनवाई की बात। सूचना देने की बात यानी गवाहों की परीक्षा करने का अधिकार है, अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने का अधिकार है, और जो है
जो इस नियम का अपवर्जन किया जा सकता है, कुछ ऐसे नियम हैं जिनके द्वारा इसका अपवर्जन भी किया जा सकता है। पहला नियम है अधीनस्थ विधायन बनते समय। फिर दूसरा है कि जहाँ तक स्वीकृत एवं निर्णीत वाद हो, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाही पर अधिक लोगों पर प्रभाव डालता हो, राज्य की सुरक्षा या राष्ट्रीय सुरक्षा हो, लोग न्यूसेंस अर्जेंट मामला हो, तो लोग निरोधात्मक कार्रवाई करना हो, आर्टिकल 311(3) के अधीन का अपवाद, आर्टिकल 72 के तहत समाधान के मामले में, 161 के मामले में जहां कानून द्वारा सुनवाई के अधिकार को जो है अपवर्जित किया गया हो, तो इन ऐसे अधिकार हैं जहां पर इस नियम का पालन ना भी किया जाए तब भी उस पर कोई तरीके से फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे मामले हैं जो आपको ये याद रखना है कि कहाँ पे इस नियम का पालन करना है और कहाँ पे नहीं करना है। फिर अगला हमारा रूल है रूल्स अगेंस्ट बायर, जिसमें कहा जाता है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए बल्कि प्रतीत दिखना चाहिए। किसी भी मामले में हितबद्ध व्यक्ति को निर्णय में भाग नहीं लेना चाहिए, कोई भी अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें यहाँ पे की जाती हैं। और ये पहला केस है यहाँ पर ये कॉर्पोरेशन अथॉरिटी का मामला है और इसमें कहा गया था कि न्याय के पलड़ों में झुकाव नहीं होना चाहिए। और इसमें कहा था कि अगर झुकाव हो सकता है तो वो 3 प्रकार से हो सकता है। एक तो विषय वस्तु संबंधी हितबद्ध हो, व्यक्तिगत हित अगर किसी का है, धन संबंधित हित। ये ऐसे मैटर हैं जो किसी भी व्यक्ति को अगर उसमें हितबद्ध है तो उस मैटर का वो सुनवाई नहीं करेगा। सब्जेक्ट मैटर के बाद में कहता है कि यदि कोई प्राधिकारी या न्यायाधीश किसी मामले में व्यक्तिगत रूप से विषय वस्तु में कोई हित रखता है तो उस विषय पर उसे क्या करना चाहिए, निर्णय नहीं सुनाना चाहिए। और इस बात का पालन किया गया CRPC के सेक्शन 191 और 479 में। और इससे संबंधित जो केस हैं आप सभी को एक बार देख लेना है। फिर अगला जो है पर्सनल जो बेस है, व्यक्तिगत अमाना हित है। कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले में निर्णायक नहीं हो सकता है। जहां कोई भी व्यक्ति किसी मामले में पक्षकारों से या उस मामले से व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध होता है तो ऐसा होने पर न्यायाधीश को सुनवाई नहीं करना चाहिए। तो अगला जो इस पे केस है वो सब आपको देख लेना है। धन संबंधित पक्षपात क्या है, यदि किसी पदाधिकारी का किसी मामले में धन संबंधित हित है तो उस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहिए और उसको हटा देना चाहिए। और ये सारे केस हैं। जो डाइंस का केस है ये भी आपको देख लेना है। और फिर मैं आपसे बात करूँगा अगले नियम पे, रीजन डिसीजन में निर्णय के पीछे कारण यानी कि या विकासशील अवस्था में नियम प्रतिपादित किया गया है। इस मामले में पारदर्शिता आती है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप है। लॉर्ड डेनिंग महोदय ने निर्णय के पीछे कारण बताना अच्छे अभिशासन का मूल तत्व है। यानी किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अगर निर्णय लिया जाए तो उसको अगर कारण बता दिया जाता तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति संतुष्ट होता है। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि ये नेचुरल जस्टिस सिद्धांत का सबसे बेहतर और विकसित रूप है। और इन सभी का एक तरीके से आपने अवलोकन कर लिया। और नेचुरल जस्टिस सिद्धांत का उल्लंघन कैसे कहाँ पे है वो आप सभी को देखना है। तो आर्टिकल 311(3) में देखेंगे जहाँ कानून द्वारा नेचुरल जस्टिस सिद्धांत को मतलब क्या किया गया है, अपवर्जित कर दिया गया है, वहाँ पे पालन नहीं करना है। विधायी संबंधित मामलों में, आवश्यकता संबंधित अगर कोई मामला है वहाँ पे नेचुरल जस्टिस सिद्धांत नहीं पालन करना चाहिए। जहाँ तक स्वीकृत निर्णित अगर कोई है वहाँ पे नहीं है। गोपनीयता के मामले में नेचुरल जस्टिस सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है। निरोधात्मक कार्रवाई अगर की जाती है वहाँ पे नहीं किया जाता है। अर्जेंट मामला कोई है वहाँ पे प्रशासन जो है नेचुरल जस्टिस सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता है। जहाँ प्रशासनिक कार्रवाइयों संबंधित कोई लोग प्रभावित है तो वहाँ पे भी नहीं। और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित भी है तो वहाँ पे भी व्यक्ति क्या किया जाता है, नेचुरल जस्टिस सिद्धांत का पालन नहीं किया जा सकता है। तो ये रहा आपका नेचुरल जस्टिस सिद्धांत जो आप सभी को समझ में आया होगा। फिर अगला हमारा जो बात है प्रत्यायोजित विधायन पे बात करेंगे। प्रत्यायोजित बनी यानी जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सामान्य नियम यह है कि लॉ का निर्माण विधायिका अर्थात संसद या राज्य विधानमंडल ही करती है, जबकि विधायिका द्वारा अपने विधि बनाने के अधिकरण को कार्यपालिका को प्रत्यायोजित या सौंप दिया जाता है तो उसे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। यानी विधायिका जब अपने विधि बनाने की शक्ति का प्रत्यायोजन कार्यपालिका को कर देता है तो उसी को क्या कहा जाता है, प्रत्यायोजित विधान यानी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। सामान्य विधायन को 2 वर्ग में बांटा है, एक तो सर्वोच्च विधायन, एक अधीनस्थ विधायन। सर्वोच्च विधायन को उन्होंने ये कहा है कि जो संसद होता है, जो राज्य विधानमंडल बनाता है वो सर्वोच्च विधायन होता है। और जो उसके अंतर्गत जो प्रत्यायोजित शक्ति के द्वारा जो बनाया जाता है वो क्या होता है, अधीनस्थ विधायन होता है। प्रत्यायोजित विधायन एक आवश्यक बुराई है और प्रत्यायोजित विधायन एक आवश्यकता है। ये दोनों बातों पर विवाद है। प्रोफेसर वेड महोदय कहते हैं कि परंपरा से प्रशासनिक विधायन को एक आवश्यक बुराई एवं दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु शक्ति पृथक्करण का अवसंभावी उल्लंघन के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। जस्टिस जो है एक जो मुखर्जी इसके बारे में कहते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक अभिव्यक्ति है जो अत्यधिक भ्रम
से आच्छादित है या विधायकों के लिए एक बहाना है और प्रशासकों के लिए एक ढाल है और संवैधानिक विधि वेत्ताओं के लिए एक उत्तेजना। ये बात कौन कहते हैं? जस्टिस मुखर्जी। फिर एक और महोदय रोड महोदय हुए, उन्होंने कहा कि विधायी शक्तियों के प्रत्योजन को प्रतिबद्ध करने वाला पुराना सिद्धांत असलियत में समाप्त हो गया है और उसमें संघर्ष समाप्त हो गया है। सर सेलिस्कार महोदय कहते हैं कि जो लेजर लेजिस्लेशन है ये बढ़ता हुआ बालक है जो पिता को कार्याधिक के दबाव से राहत देता है और छोटे कार्य करता है और पिता मुख्य कार्य का प्रबंध करता है। ये कहते हैं डेलीगेशन। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग भी शास्त्री हैं और अलग अलग उनका मानना है प्रत्यायोजित विधायन के बारे में। ये भी आप सभी को याद रखना है और यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैंने वो केवल महत्वपूर्ण बातें वही की हैं जहाँ से क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है। फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की उत्पत्ति के कारण क्या है? एक तो है संसद की व्यस्तता। ये हमारे सेमेस्टर के एग्जाम के सारे बच्चे याद करके जाएंगे कि प्रत्यायोजित विधायन के उत्पत्ति का कारण क्या है। ये सारी हेडिंग याद करके जाना है, रट के जाना है। एक तो है संसद की व्यवस्था, दूसरी है कानून की विषय वस्तु की विशिष्टता या तकनीकीपन, लोकहित की मान्यताएं, नमनशीलता या लचीलापन, आपातकाल का समाधान, प्रत्यायोजित कृत्यों का संचालन, विवेकाधिकार के विषय और परीक्षण। तो ये विकास कैसे हुआ इसके बारे में देखेंगे। तो हम देखेंगे कि जो प्रत्यायोजित विधायन है उसका विकास जो है 1834 में इंग्लैंड में इसके जो एक एक्ट था उसके द्वारा हुआ और ये 1863 में इंग्लैंड में जो समस्त प्रत्यायोजित विधायन एवं नियमों का एक संग्रह किया गया। तत्पश्चात इंग्लैंड में प्रत्यायोजित विधायन के लिए जो है डोनमोर समिति बनाई गई जिससे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वैधता को मान्यता दी गई। और अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर लागू है, लेकिन यहाँ पे जो है फेडरल कोर्ट ने जो है क्या किया था, कोल वर्सेस क्लर्क के वाद में कहा था कि अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर लागू है था, लेजिस्लेशन लागू नहीं है। तत्पश्चात जब फेडरल कोर्ट ने जो है बैडमैन वर्सेस साउथ के वाद में जो है इसको वैध भी माना था। और एक तरीके से हमें देखना है इंडिया में, तो भारत में जो इस जो प्रत्यायोजित विधायन का विकास किस तरीके से हुआ। तो भारत में प्रत्यायोजित विकास के कारण 3 चरणों में हुआ। एक तो सन 1833 ईस्वी से 1915 ईस्वी तक, 1915 से 1947 और 1947 से वर्तमान तक। तो 1833 से और 1915 में गवर्नर जनरल कानून बना सकता था और जिसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन उसे निरस्त भी कर सकता था। और एक आर वर्सेस ब्यूरा का ये केस भी है। 1915 से 1947 में भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत के गवर्नर जनरल व राज्यों के गवर्नर को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान थी। यानी कि इस तरीके से हम देखते हैं कि जो है शुरुआत में भी गवर्नर जनरल को कानून बनाने का अधिकार था और प्रशासन को निरस्त करने का अधिकार था। और एक तरीके से हमने देखा कि 1915-1947 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा भी राज्य के गवर्नर को भी कानून बनाने का अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। 1947 से वर्तमान तक भारतीय संविधान इस बारे में मौन है कि क्या संवैधानिक शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला केस आता है दिल्ली लॉज एक्ट 1922 का। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो बहुत सारे केस हैं और भारतीय संविधान में भी बात करेंगे। तो इन जो ये सारे जो केस आए दिल्ली लॉज से लेकर जो है और स्टेट एक्ट 1950 जो है, इन एक्साइज एक्ट से संबंधित जो भी बहुत सारे एक्ट आए उनके बारे में देखते हैं कि इन तीनों वादों के बाद में भारत के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 143 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगी और 7 जज की जो ये जज की पीठ बैठी। और ये सबसे जो दिल्ली लॉज का जो केस है, इस मामले में ये जो सबसे प्रत्यायोजित विधायन का सबसे पवित्र केस माना जाता है, जिसमें जस्टिस कानिया थे। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को वैध माना तथा कहा कि संसद जो है अपने विधि बनाने की मूल शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता है। यानी कि दिल्ली लॉज के मामले में क्या हुआ कि प्रत्यायोजित विधायन का भारत में विकास हुआ और इसी में जो है जस्टिस कानिया ने कहा था कि जो प्रत्यायोजित विधायन जो है वो वैध है, लेकिन संसद अपनी विधि बनाने की मूल शक्ति जो है नहीं किसी को दे सकता है। प्रत्यायोजित विधायन पर नियंत्रण किस प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो प्रक्रियात्मक नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण और न्यायिक नियंत्रण। और एक यहाँ पे एक बात और आप लोग नोट कर लेना, एक तो प्रकाशन के द्वारा भी नियंत्रण किया जा सकता है। ये नियंत्रण आपसे पूछे जाएंगे। प्रक्रियात्मक नियंत्रण क्या है कि प्रत्यायोजित विधायन की संरचना करने वाले प्राधिकारी की पहचान निश्चित होनी चाहिए।
नंबर 2, प्रत्योजन के प्राधिकार की सीमाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए। प्रभावित हितों पर परामर्श किया जाना चाहिए। नियमों के विषय तथा संशोधन के लिए प्रावधान होने चाहिए। नियमों को पर्याप्त विज्ञापन होना चाहिए। नियमों के विखंडन तथा संशोधन के लिए प्रावधान होना चाहिए। और हरला वर्सेस राजस्थान 1951 का केस है, और गंगा खंड वर्सेस निश्चाय खंड के रूप में ये भी, तो ये केस आप लोग देख लेना। और संसदीय नियंत्रण हम देखेंगे कि किस तरीके से संसदीय नियंत्रण के द्वारा प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण किया जाता। तो 1 दिसंबर 1953 को एक समिति बनाई गई जिससे लोकसभा का प्रत्यायोजित विधान पर समिति कहा जाता है। 10 सदस्य हैं और वर्तमान में इसमें सदस्य संख्या 15 हो गई है। ऐसी समिति की रिपोर्ट को संसद के पटल पर 30 दिन के भीतर रखा जाता है और संसद ऐसे नियमों को मान्यता दे सकती है और उसे मानने से इनकार कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है। तो एक तरीके से आपने देखा, एक तो आपने देखा विधायिकी नियंत्रण, संसदीय नियंत्रण हो गया। फिर आप देखेंगे न्यायिक नियंत्रण। न्यायिक नियंत्रण में प्रत्यायोजित विधान को अधिकारातीत घोषित करके किया जा सकता है और परमाधिकार रिटों के द्वारा जो भी क्या किया जा सकता है, इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। फिर जुडिशियल एक्ट के द्वारा भी आप जानते हैं कि प्रत्यायोजित विधान पर क्या है, नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से आप क्या करते हैं, प्रत्यायोजित विधान पर नियंत्रण कर सकते हैं। फिर उप प्रत्यायोजन क्या है कि जब प्रवर शक्तियों द्वारा अपने अवर शक्तियों को प्रत्यायोजन के अधिकार को सौंप दिया जाए तो इसे उप प्रत्यायोजन कहा जाता है। यानी कि एक जो प्रत्यायोजित शक्ति जो संसद ने प्रदान की और जिस प्राधिकारी को संसद ने प्रदान की वही अन्य प्राधिकारी को जब शक्ति का प्रत्यायोजन कर दिया जाता है तो उसे उप प्रत्यायोजन कहा जाता है। तो ऐसे प्रत्यायोजन के अधिकार को उप प्रत्यायोजन कहा जाता है। तो एक तरीके से आपसे यहाँ पे टिप्पणी पूछा जाए कि उप प्रत्यायोजन किसे कहा था, तो वहाँ पे आपको देना कि जब प्रवर अधिकारी द्वारा अपने अपर प्राधिकारियों को प्रत्यायोजन के अधिकार को सौंप दिया जाता है तो इसे उप प्रत्यायोजन कहा जाता है। तो आप सभी को प्रत्यायोजित विधान लिखना होगा, तो प्रत्यायोजित विधान की परिभाषा लिख देना है। प्रत्यायोजित विधान के जो है किस प्रकार से 3 प्रकार से उस पर नियंत्रण रखना है वो बात करते हैं। प्रत्यायोजन के जो प्रत्यायोजन क्यों किया जाता है वो भी आपको लिखना है कि 7 से 8 बातें हैं, इसलिए क्योंकि संसद व्यवस्थित हो रहती है तकनीकीपन के कारण। ये सारी बातें हैं जो आप सभी को याद कर रखना है। फिर अगला हमारा टॉपिक है लोकपाल। लोकपाल से भी क्वेश्चन बनेगा और लोकपाल की जो बात हम करेंगे तो लोकपाल की स्थापना विश्व में सर्वप्रथम स्वीडन में हुई थी 1809 में। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया था। तो इसके बारे में कहा जाता है कि लोकपाल संसद का एक अधिकारी होता है। लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल या लोकायुक्त की स्थापना की गई थी। लोकपाल जो है संघीय स्तर पर और लोकायुक्त जो होता है राज्य स्तर पर होता है। ये सन आपसे पूछे जाते थे और मैचिंग करने के लिए यूजीसी नेट में आता कि स्वीडन में लोकपाल की स्थापना कब की गई, फिनलैंड में कब की गई, नॉर्वे में कब किया गया, इंग्लैंड में कब किया गया। या तो ऑर्डर आएगा या तो मैचिंग के लिए आएगा। तो स्वीडन में जो लोकपाल की स्थापना की गई है 1809 में, फिनलैंड में 1919 में, डेनमार्क में 1954 में, और जो नॉर्वे में 1960 में, इंग्लैंड में 1967 में और भारत में 2013 में। तो इंग्लैंड में लोकपाल पर एक समिति जो बनी थी वो आपको देख लेना है और देखना है कि 1967 में लोकपाल की जो स्थापना की गई थी उसको देख लेना है। तो ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम देखेंगे भारत में। तो भारत में लोकपाल भारत में सर्वप्रथम 1962 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता MC सीतलवाड़ ने क्या किया था, अखिल भारतीय अधिवक्ता सम्मेलन में इस बात को सुझाया था कि भारत में एक लोकपाल हो जैसी संस्था का गठन किया जाना चाहिए। भारत में लक्ष्मी मल सिंघवी द्वारा ये प्रस्ताव अब जो है 3 अप्रैल 1964 को सदन में लाया गया और भारत सरकार ने एक प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया जिससे कि अध्यक्ष देसाई जी थे, जिनकी सिफारिश पर इंदिरा गांधी ने लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक संसद में पेश किया 1968 में। और उसके बाद समय समय पर 1971, 1970, 1979, 1985, 1996, 1908 और 2004 और 2011 में अंततः 2013 में लोकपाल संबंधित विधेयक पास हुआ और 2013 में लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 पेश किया गया था। ये उत्तराखंड जुडिशरी में भी पूछा गया था कि लोकपाल अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1 जनवरी 2014 को इसे पास कर दिया गया था और इसका एक्ट नंबर 1 है और इसमें कुल धाराएं 54 और इसमें कुल अध्याय जो हैं 15 हैं और 16 जनवरी 2014 को इसे लागू कर दिया गया था। जस्टिस सिक्योरिटी सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को वैध माना था। कॉमन काज केस में भी इसमें क्या कहा गया था कि लोकपाल एवं लोकायुक्त की नियुक्ति हेतु याचिका दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सिलेक्शन कमेटी में रिक्ति के बावजूद भी लोकपाल की नियुक्ति की जा सकती है। लोकपाल कुल 9 लोगों से मिलकर बनेगा। एक अध्यक्ष होंगे, 8 सदस्य होंगे। अध्यक्ष या तो भारत का जो है CGI
होगा या रहा होगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश रहा हो। संसद में 4 सदस्य न्यायिक व 4 गैर न्यायिक सदस्य, 50% सीटें आरक्षित होती हैं। अध्यक्ष की आयु जो मिनिमम है यहाँ पे बात की गई है 45 ईयर्स। और नियुक्त चयन समिति द्वारा होगी, जिसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, सदस्य लोकसभा अध्यक्ष होगा, विपक्ष का नेता होगा, सीजीआई द्वारा मनोनीत कोई अन्य न्यायाधीश या सीजीआई राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई विधिवेत्ता होगा। यानी टोटल ये सदस्य 5 सदस्य हो जाएंगे। यह समिति 7 सदस्यों वाली एक जो है इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाएगी तथा एक यह नामों की लिस्ट चयन समिति को पास भेजेगी। उस समिति द्वारा चयन व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। पदावधि जो है इनकी 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होगा। इस्तीफा या भारत के राष्ट्रपति को दे सकते हैं। इनका वेतन सीजीआई के बराबर होगा। और ये सदस्यों का जो वेतन होगा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होगा। यह भारत की संचित निधि पर भारित होगा। और अधिकारता इनको होगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन समूह ए से लेकर समूह डी तक जितने भी व्यक्ति हैं उनके भ्रष्टाचार की ये जाँच कर सकता है। लोकायुक्त प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की भी जाँच कर सकता है। प्रधानमंत्री की जाँच के लिए लोकपाल जो है संस्था का जो 4/3 बहुमत से पारित जो प्रस्ताव के द्वारा ही जांच कर सकता है। इसकी पदच्युत संसद के कम से कम 100 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के आवेदन किया दिया जाएगा और राष्ट्रपति आवेदन की जांच जो है कराएगा। और सुप्रीम कोर्ट को यदि ये सुप्रीम कोर्ट से कराएगा और सुप्रीम कोर्ट अगर दोषी पाती है तो ये रिपोर्ट देगा और राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्यों को हटा सकता है। लोकपाल है वह इन्वेस्टिगेटिव बॉडी है, विचारण का जो अधिकार इसे नहीं है। लोकायुक्त के बारे में आप देख लेते हैं कि लोकायुक्त की स्थापना करना राज्यों का कार्य था। इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के भीतर राज्य जो है लोकायुक्त का गठन कर ले। और सबसे पहले उड़ीसा राज्य में 1970 में लोकायुक्त के बारे में कानून बनाया गया था। और महाराष्ट्र में 1971 और राजस्थान में 1973 और बिहार में 1973 में। ये मैचिंग के लिए आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि कब कहाँ पे लोकायुक्त का गठन किया गया है। तो ये सभी का हो गया। फिर अब आते हैं हम पब्लिक कॉर्पोरेशन यानी लोक निगम पर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यूजीसी नेट में नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पे सेमेस्टर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर बनेगा तो आप सभी को इतने ज़्यादा मैंने पढ़ा दिया है वो अब हमारा लास्ट और अंतिम टॉपिक होगा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का, वो होगा ट्रिब्यूनल। और ये अधिकरण की बात करते हैं। अधिकरण हमारे भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। भाग 14A में और आर्टिकल 323A से 323B तक बात की गई है। उत्पत्ति इसकी थी जो शुरुआत में उसकी उत्पत्ति हुई थी फ्रांस में हुई थी, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जो ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव आपने देखा उसी तरीके से हमारी ये है, जैसे आपने काउंसिल डीटा देखी थी उसी तरीके से हमारे संविधान में एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों की जाँच काम निपटाने के लिए जो है ये अधिकरण की बात की गई है। जिसका अर्थ है ये मुख्य रूप से ऐसे विवादों का निपटारा करते हैं जो क्वासी जुडिशियल होते हैं, अर्धन्यायिक रूप से होते हैं। तो ऐसे निर्णय देते समय कानूनी प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं होते हैं। ये जो है नेचुरल जस्टिस सिद्धांत के आधार पर सुनवाई करते हैं। एक रेफक का वाद भी आपको पता है कि नेचुरल जस्टिस सिद्धांत की वहाँ से जो उत्पत्ति हुई। और ट्रिब्यूनल जो सीट और जज के बारे में हमने देखा सभी जो ट्रिब्यूनल जो है कोर्ट नहीं होते हैं, लेकिन सभी जो कोर्ट ट्रिब्यूनल होते हैं। ये पूछा जाता है कि सभी ट्रिब्यूनल जो है कोर्ट नहीं होते हैं, लेकिन सभी जो कोर्ट हैं वो ट्रिब्यूनल होते हैं। इंग्लैंड में 1955 में लॉर्ड चांसलर ने एक कमेटी बनाई जिसको जो है क्या किया गया था कि फिर हम यहाँ पे बात करते हैं भारत में। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मतलब जो ये तो मैंने आपको बता दिया है। फिर आगे हम बात करते हैं कि प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है। तो आर्टिकल 32 द्वारा रिट के माध्यम से, आर्टिकल 136 द्वारा अपील के लिए विशेष इजाज़त के द्वारा, आर्टिकल 226 व 227 के तहत जो है रिट के माध्यम से। एलचंद्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में जुडिशियल रिव्यू जो है जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में बात किया गया। न्यायाधिकरणों की शक्तियाँ क्या हैं, सिविल शक्ति है इसको, साक्ष्यों को पेश करण, परीक्षा, दस्तावेज का प्रस्तुतिकरण, शपथ पत्र पर साक्ष्य लेने की शक्ति है, कमीशन जारी करने की शक्ति है। दूसरी है मामले को न्याय साम्या शुद्ध अंतःकरण द्वारा निपटाने की शक्ति है। और यहाँ पर बहुत सारे केस हैं जो आप सभी को देख लेना है एक बार प्रशासनिक विधि से संबंधित। और
हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो निर्णयों पर क्या चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो जहां ट्रिब्यूनल ने अधिकारातीत कार्य किया हो वहां चैलेंज किया जा सकता है। जहां ट्रिब्यूनल ने जो है क्या किया हो कि पंचाट मनमाने ढंग से दिया गया हो, ठीक है, वहाँ पे किया जा सकता है। जहाँ ट्रिब्यूनल ने नेचुरल जस्टिस सिद्धांत का उल्लंघन किया हो वहाँ पे किया जा सकता है। जहाँ प्राइमा फेसी उसके निर्णय में त्रुटि दिखाई दे रही हो, प्रथम दृष्टया त्रुटि ही दिख रही हो, तब वहाँ पे उसके निर्णय को आपात किया जा सकता है। जहाँ उसने जो है फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया हो, जहाँ उसने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया हो, जहाँ उसने अधिनियम का उल्लंघन करके निर्णय दिया हो, तो इन आधारों पर क्या किया जाता है, ट्रिब्यूनल के खिलाफ भी हम जा सकते हैं। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम जो है 1985 में पारित किया गया था। तो ट्रिब्यूनल की विशेषता, तो इसकी उत्पत्ति जो है क्या है, संविधि के द्वारा हुई है। इसके न्यायालय के कुछ लक्षण होते हैं। इसे राज्य की न्यायिक शक्ति सौंपी जा सकती है तथा क्वासी जुडिशियल कार्य करते हैं। प्रक्रियात्मक मामलों में इसे जो है शपथ दिलाने, दस्तावेज पेश करने, अवमानना के लिए दंड देने की भी शक्ति है। ये साक्ष्य एवं प्रक्रिया कठोर नियमों से बाध्य नहीं होते हैं। ये अनन्य रूप से उन मामलों में संबंधित नहीं होते जिसमें सरकार या पक्षकार होती है। ये बिना प्रशासनिक हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसके निर्णयों के विरुद्ध जो है प्रतिषेध या उत्प्रेषण रिट जारी की जा सकती है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण तथा न्यायालय में अंतर क्या है, ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो न्यायालय पारंपरिक न्याय प्रणाली का भाग होता है, जिसे ये जुडिशरी में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये आप सभी को सेमेस्टर एग्जाम के लिए पढ़ लेना है। मैं आप सभी को PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सभी ने पूरा प्रशासनिक विधि हमसे पढ़ा, और जिस आप सभी की बहुत मांग होने पर बहुत सारे हमारे पास बच्चे मैसेज किए थे कि सर सेमेस्टर कल एग्ज़ाम है, मुझे प्रशासनिक विधि कुछ बातें हैं जो नहीं समझ में आई। तो मैंने उन सभी को एक तरीके से एक कंप्लीट वीडियो देने की कोशिश की है कि आप सभी इसको सुन सकें और अपनी बेहतर तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी वीडियो। हमारे जितने भी सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जाने वाले विद्यार्थी हैं और ऐसे विद्यार्थी जो UGC नेट की परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी को इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, आप सभी इतने धैर्यपूर्वक हमें सुने, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।